हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ भाई, चलो बस इधर ध्यान दो। होमवर्क दिए थे भैया? पहले सवाल का आंसर आया 12.5। अरे भाई देखो, पहला क्वेश्चन ध्यान से देखना भाई, जिसको नहीं समझ आएगा वो हाथ खड़ा करके बोल देगा कि मुझे पल्ले नहीं पड़ा। अरे क्लियर है ना? यस सर। यहां पर एक बॉल है ए, हॉरिजॉन्टल, एक और ब्लॉक है ए, एंगल कितना है? एंगल कितना है? 37। क्या इस डिब्बे को आगे खींच रहे हैं 10 मीटर पर सेकंड से? अरे हाँ ना तो बोल लो यार। कितनी रफ्तार से आगे खींच रहे हो? कितने से? अरे टेंशन मार्क करने आएगा क्या? अरे यहां पेयर में लगेगा क्या? यहां भी पेयर में लगेगा। अरे लगेगा ना। टेंशन कभी इकलौता मार्किंग नहीं देगा, जानते हैं कि नहीं? टेंशन क्या दो के पेयर में आएगा? तो ये बताइए, क्या हम ये बात जानते हैं पावर ऑफ सिस्टम टी डॉट वी क्या जीरो के बराबर होगा? एक का कि पूरी सिस्टम का? लिख लेंगे। आगे कितना लग रहा है? पीछे टेंशन कितना है? यहां टी है तो यहां भी रस्सी एक के है ना भैया? तो यहां क्या टी इंटू 10 लिखेंगे कि टी इंटू -10? अरे समझे हैं भैया? टी इंटू 10 कॉस 180 डिग्री। अरे यार, क्या इसको टीवी कॉस थीटा लिखते हो? बराबर कितना? 0। यहां टी और वी के बीच में एंगल कितना है? 37। अरे है ना? तो भैया यहां क्या लिखोगे? प्लस टी इंटू, इसका रफ्तार कितना? अच्छा इसका 10 था, इसका कितना है? v cos 37 बराबर 0। cos 180 का वैल्यू, cos 180 का वैल्यू क्या -10 हो गया? t से t कट जाएगा। v cos 37 कितना? 4/, क्या 50/4? 50/4 कितना आया? 12.5 मीटर पर सेकेंड। क्या पहला सवाल लग गया? अरे लगा? क्या भैया कोई डाउट आउट हो तो बता दो, जिसको ना आ रहा हो हाथ खड़ा कर दे, हम खड़ा करके समझा देंगे। क्या बाबू आया? आ गया? पता नहीं, करने दो यार, आवाज आवाज। ये बताओ, दूसरा सवाल, क्या यहां पर ए था? अरे था ना, जल्दी जल्दी बताएंगे। और यहां पर क्या था? बी। ये वाला एंगल कितना था? 37। ये वाला, इसको आगे ले गए थे क्या? ले गए थे। रफ्तार कितना है? 20 मीटर पर सेकंड। इसकी रफ्तार निकालनी थी, v मान लें। ये बताइए ये एंगल कितना है? 180 -53। ये एंगल कितना है? 37। 37। तो ये बताओ इसको क्या लिखोगे? देखो एक बात और, अब थोड़ा रफ्तार बढ़ाने के लिए, क्योंकि कब तक चूजों की तरह से पूरा टी डॉट वी लिखते रहेंगे, बात समझ रहे हैं ना? देखिए जिसका एंगल, ये बताइए पहले आप ये बताइए, ये जानते हैं कि cos 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है? मानते हैं ना? तो जो एंगल 180 से बड़ा है उसको बराबर के एक तरफ लिखिए, जो एंगल 180 से छोटा है उसको बराबर के, मतलब 90 से, सॉरी, जो एंगल 90 से बड़ा है उसको बराबर के एक तरफ, और जो एंगल 90 से छोटा है उसको बराबर के एक तरफ। और हमेशा किसके फॉर्म में बनाएंगे? 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम समझें तो ये बताइए, यहां पे ये क्या 20 है? अरे है कि नहीं है? एंगल कितना है? तो 20 इंटू रस्सी में टेंशन, पहले टेंशन मार्क कर लो। क्या यहां टेंशन टी ऐसे लगाएंगे? क्या यहां टेंशन टी ऐसे लगाएंगे? नहीं आया? आया जी, यस सर।
ये टी और 20 के बीच का एंगल कितना है? 180 माइनस 53। तो 20 इंटू टी इंटू कॉस 180 माइनस 30, 180 माइनस 53। अरे क्लियर है? प्लस इस टी और वी के बीच का एंगल कितना है? क्या टीवी कॉस 37 लिख दें? बराबर कितना? 0। टी कॉमन लेके 0 कर सकते हैं? अरे टी को कॉमन लेकर 0 कर सकते हैं? तो ये बताओ 20 कॉस 180 माइनस 53 क्या होगा? प्लस कॉस की माइनस कॉस, प्लस कॉस की माइनस कॉस। तो 20 इंटू टी इंटू कॉस 53 और यहां माइनस लगा दें, लगा दें। प्लस यहां क्या v कॉस टीवी कॉस 37 लिख लें? अरे लिख लेना। बराबर कितना? 0। अब ये देखिए, ये वो वाला एंगल था जो 180 से बड़ा था कि नहीं था? 180 90 से यार, 90 से भाई 180 निकल जा रहा बार बार। ये एंगल 90 से बड़ा था कि छोटा था? बड़ा था ना, बड़ा था ना। हाँ, 180 माइनस 53 का फॉर्मेट बना लेंगे। इसको बराबर के एक तरफ लिख दीजिए, तो ये उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं होगा? होगा ना भाई। तो इसको क्या लिखिएगा? 20 टी कॉस 53 और इधर क्या लिखिएगा? वीटी कॉस 37। क्या टी से टी कट जाएगा? कट जाएगा। कॉस 37 कितना होता है? 4/5। कॉस 53 5 से 5 कट जाएगा, 4 पचे 20, 5 के आए 15। पगले हो? हाँ, 15 मीटर पर सेकंड। समझ गए क्या भैया? 5 कहां 4 होगा? कहां भाई? 5 चौक को 20। हाँ 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 हाँ, गुड गुड। 5 चौक को 20, 4 दूना 8, 4 हैं 12। अरे हाँ यार, बट इस 5 से ये 5 काटे हैं दादा। तेरी वक्त, तेरी वक्त। ए भैया, ए भैया, ए भैया, ए भैया, ए लाल, इधर देखो, देखो भाई, देखो देखो देखो। हाँ, ये देखो तीसरा सवाल देखो जरा तो, तीसरा सवाल देखो तो। इधर रफ्तार थी, ये डिब्बा था, इधर रफ्तार थी, यहां वेलोसिटी थी, नीचे थी। अच्छा, नीचे थी कितनी? 1 मीटर पर सेकंड। अगर तुमको टेंशन लगाने आ गया ना तो तुम्हारा काम बन जाएगा। ये रफ्तार कितनी थी? 2 मीटर पर सेकंड। अब बहुत ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। ये बताओ, टेंशन मार्क किया जाए? सबसे पहला काम टेंशन मार्क करना, सबसे पहला काम। क्या यहां टी लगा सकते हैं? 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 ये पूरा रस्सी एक ही है ना? जब तक रस्सी नहीं बदलेगा तब तक टेंशन की बदलेगा। अब यहां ऊपर कितना है? तो ये बीच में इसको बैलेंस कर रहा है, तो यहां कितना आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? इसको ऊपर भेज दें। कितनी रफ्तार से? v से। कितने से? पक्का ना? इस 2 और टेंशन के बीच का एंगल बताओ। 0 की 180। 0 कितना एंगल है? अरे पक्का ना? पक्का ना? तो जब 180 होता है तो cos 180 का वैल्यू +1 की -1, +1 की -1, -1 ना। तो अगर तुम बुरा ना मानो तो -2t लिख दें। नहीं आया? आया जी? ये कितना है? टी और टी, इस वेट पे कितना आया है? कितना आया है? तो v और 2t के बीच का एंगल 0 की 180। क्या +2tv लिख लें? नहीं आया? यहां इस एक और t के बीच का एंगल 180 की 0, 180 की 0। अरे क्लियर है? तो -t, -1 इंटू टी। अरे क्लियर है? बराबर कितना?
क्या टी से टी काट दें तो 2v बराबर क्या 3 हो जाएगा, v बराबर क्या 3/2 हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। क्या कठिन पड़ा है भाई, है? ये कठिन लग रहा है तुम लोगों को? भाई किसको किसको नहीं आ रहा है, ईमानदारी से हाथ का, डरने उड़ने वाली कोई बात नहीं भाई, हमको सींग नहीं निकला है। बता दोगे कि हमको अभी भी नहीं आ रहा है सर, हम खड़ा करके समझा देंगे। आ रहा है, अबे आ रहा है भाई। भाई प्लीज ये बात जाने रहना कि हमको कोई सींग नहीं निकला है। हाँ, तुम अगर इस सच नहीं बताओगे तो खुद को धोखा दोगे भैया। ये बताओ, क्या ये सवाल बना पाए? सब टाइम पास क्वेश्चन थे यार, बस केवल प्रैक्टिस करने के लिए दिया था। क्या इसकी रफ्तार नीचे 10 मीटर पर सेकंड थी? अरे थी। क्या ये एंगल 37 डिग्री था? अरे था ना भाई। चलो देखो, क्या टेंशन मार्क करने आएगा? आएगा जी। भाई सब नहीं बोल रहे हो यार, आएगा। यहां टी लगाएंगे, लगा दें। टेंशन कितना, यहां भी कितना, यहां भी कितना, नहीं आया। यहां कितना, टी की 2t, क्लियर है? ये बताओ, ये 10 मीटर पर सेकंड से नीचे जा रहा है और 2t कहां लग रहा है, नीचे के ऊपर। तो 80, 180 की 0, 180 है तो क्या माइनस लिख लें, -10 गुणे, अरे समझ आया? इधर कितना लग रहा है, और वेलोसिटी इधर है क्या, अरे है ना? तो टी और वी के बीच का एंगल कितना, क्या +T_v cos 37 बराबर 0, नहीं आया। क्या टी टी कॉमन कर दें, v cos 37 बराबर 20, cos 37 4/5 बराबर 20, 4×5 20, v बराबर 25 मीटर पर सेकेंड। अरे आ गया, अरे आ गया। अच्छा आओ, बहुत बढ़िया। और देखो, क्वेश्चन नंबर 5, 5 पे है ना, बना पाए हैं? इसकी रफ्तार कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड। कोई ऐसा क्वेश्चन जो सबका फंसा हो इसमें, कोई ऐसा सवाल? अरे भाई ए और बी, ये बताओ क्या टेंशन मार्क किया जाए? अरे टेंशन मार्क किया जाए। ये देखो, इस पर कितना है टी, इस पर भी कितना है, इस पर भी कितना है, अरे समझे कि नहीं समझे? यहां कितना है, अरे आया कि नहीं आया? यहां भी कितना आया, इसको वी ए मान ले, वी मान ले, कोई बुराई। ये कितने से आगे जा रहा है, पीछे कितना लग रहा है, 2t और t, कितना हो गया, कितना हो गया? तो प्लस में कि माइनस में, अरे 180 डिग्री है ना, तो -3t इंटू 10। अरे समझे कि नहीं समझे? समझे ना? ए को आगे, एक टी और दूसरा, दोनों मिलके कितना हो गया? ये देख पा रहे हो, अरे देख पा रहे हो? तो क्या लिखोगे, +3t इंटू वी बराबर 0, वी बराबर, अरे 3t कट गया भाई, 10 मीटर पर सेकेंड आया। हाँ भैया, क्वेश्चन नंबर 6, ये थोड़ा ठीक सवाल था, 5 मीटर पर सेकेंड। इतना मेहनत से जाके कल सवाल बना के भेजें कि हम लोगों को क्या बताएं। यही सवाल था ना, रफ्तार किसकी कितनी दे रखी थी, 2 मीटर पर सेकेंड। ए का पूछ रहा था, ए का पूछ रहा था, बस टेंशन मार्क करने आ गया, सवाल बन गया।
ये बताओ टेंशन मार्क किया जाए, इस वाली रस्सी में करें कि नीचे वाली में करें? इस वाले में कर लें, कहीं भी कर सकते हो, उससे कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं। बट वही है कि t/2 का टर्म ना बने, इसको अवॉइड करने के लिए हम यहां से कर देते हैं। ये कितना है t, ये कितना है, अरे बात समझे ना? देखिएगा यहां कितना है, यहां कितना है, यहां कितना है, यहां कितना है, कितना है, समझे कि नहीं समझे? यहां हमने माना t, यहां हमने माना t, दोनों पुली के बीच में डंडी आई क्या, तो क्या वो 2t ले जाएगा? ले जाएगा। अब ये पूरा रस्सी सेम है, अरे है कि नहीं है? अरे है ना? तो पूरे पे कितना होगा, कितना होगा, 2t। अब यहां 2t है, यहां 2t है, इस पुली के बीच में से डंडी निकली है, अरे निकली है ना, तो कितना हो जाएगा, 4t। कितना हो जाएगा, 4t। ए को ऊपर माने नीचे माने, ऊपर मान लें, अरे ऊपर मान लें, वी रफ्तार अपनी इच्छा अनुसार। क्या t इंटू वी लिख लिया जाए? अरे भाई t इंटू वी, ये 5 मीटर पर सेकंड पे देखोगे तो यहां 2t, यहां 2t, तो यहां 4t। अच्छा 5 और 4t के बीच का एंगल कितना है? 0 की 180, 0 की 180, हाँ बहुत बढ़िया। तो -5 इंटू 4t, अरे समझ गए? अच्छा बहुत बढ़िया। अब देखो b पे आ जाओ, b कितने से जा रहा है, कितने से, +40 और 2 के बीच का एंगल 100, क्या -40 इंटू 2 लिख लें? कुछ बचा क्या? बराबर कितना, बराबर कितना, 0। क्या t से t कट जाएगा? v बराबर कितना, 5 चौक को 20 + 8 बराबर कितना हो गया, 28 मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। अच्छा बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आओ और सवाल देखो भाई, इतने के बाद भी अगर तुम्हें कॉन्स्ट्रेंट ना आए ना भाई, तो चुल्लू भर पानी का इंतजाम करना। कौन से वाले में टी नहीं समझ आया था? इस वाले में, इस वाले में, ऊपर वाले में, 6 में, हाँ बताओ। रुको 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 रुको, बहुत बढ़िया किया, बहुत बढ़िया किया। आओ बच्चा, हाँ चलो, हाँ मित्र चलो बताओ, ये सुनो, हाँ आ जाओ, तुम इधर आ जाओ, आओ 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 आओ, तुमको स्टार बनाते हैं आज। चलो मार्कर पकड़ो, तुमको जैसे मन कर रहा हो वैसे टी मार्क करना स्टार्ट करो, कहीं से भी, वो नहीं मार्क करना है। उसके अलावा, इसके अलावा कहीं और से, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, हाथ नहीं टच करना है इस पे हाथ नहीं टच होना चाहिए, थोड़ा दूर से पकड़। हाँ चल बना, हाँ यहाँ क्या बनाएगा, लिख तो, मार्किंग तो लिख, टी। हाँ, ऐसे नहीं लिखा जाता, एक ठो लिखा जाता है, 2 ठो टी का है लिख रहे हो। हाँ पहले यार, ये रस्सी खत्म हो गई तेरी पूरी, टेंशन नहीं मार्क कर पा रहा यार। यहां कितना मार्क किया, टी, तो इसके बाद इस पे आएगा ना ये रस्सी पे, हाँ तो दोनों एरो दोनों तरफ से लगाओ दद्दा। ले दो, ए भैया रुको, हम मार्क कर रहे, बताओ तुम बताओ कहां क्या लिखें, जहां मन करे वहां तुम कह दो। तुम अलग कुछ ट्राई करना चाहते हो तो वो भी बोल दो, कहीं भी मान लो तुम। चलो चलो ए भैया, आओ इधर देखो थोड़ा, तो बाबू सब लोग ध्यान से देखना। हमको मन किया यहां टी मानने का, मान ले, तो टी कैसे बनाएंगे, ये सही बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं? इधर ही टेंशन रस्सी में अंदर अंदर दबेगा ना, तो यहां क्या लिखे, क्या ये रस्सी सेम है ना, तो यहां क्या लिखेंगे, टी लिखेंगे। यहां भी क्या लिखेंगे, टी। समझे कि नहीं समझे? एक ही रस्सी था ना, यहां कितना है, क्या ये इन दोनों रस्सियों के बीच में है? सबको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, थोड़ा साइड हो जाओ, हाँ अब दिखेगा, अब दिखेगा ना, इधर खड़े, उधर उधर उधर, हाँ हाँ ठीक है, दिखने चाहिए ना कैमरा में। अच्छा अब तुम्हें नहीं दिख रहा है, उसमें देख लो, अबे उसमें देख लो थोड़ा, हाँ गजब आदमी हो बे तुम लोग। हाँ 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 इधर देखो, यहां क्या लिखे, 2t की t/2, टी लिखे, कहा है, यहां टी था, रस्सी बदली कि नहीं बदली,
तो टेंशन बदलेगा। तो यहां टी लिखे, क्या है, यहां टी है कि नहीं है? तो ये टी यहां दो पार्ट में टूट रहा है कि नहीं टूट रहा है? क्या ये टी यहां भी जाएगा T/2 में? तभी तो बैलेंस हुआ। यहां कितना है, यहां कितना है टी, ए सब ध्यान देना भाई, सब बोलना। यहां कितना है टी, यहां कितना है, यहां कितना जाएगा, कितना जाएगा, समझे ना, समझे, समझे, यहां कितना है, यहां कितना है, यहां कितना जाएगा, ठीक है। पुली के बीच में से जो डंडी निकलेगी उसमें टेंशन उसकी बगल वाली रस्सियों के टेंशन के डबल होगा। अबे यहां भी डबल हुआ है, देख पुली के बीच में कितना है, तो ये किनारे वालों का डबल होगा, समझ आया? तो किनारे वाला आधा आधा लगेगा। अरे समझ आया? अभी भी टेंशन मार्क करने में प्रॉब्लम हो रहा है? ए भैया चलो अब बताओ, अब बताओ अब क्या लिखें, किसको, इसको लिखें? ए को कहा मानोगे, ऊपर की नीचे? ऊपर मान ले रहे हैं, चलो लो, वी मान लिया इसको। इस टेंशन में और इस वी में कितना एंगल है? कैसे, कैसे? तो सेम डायरेक्शन में 180 होता है। तो मार, जूता निकाल के मारो हैं। ऐसे ऐसे गांव के मास्टर बोलते थे, जुतिया देंगे अभी धर के। बोल, अहिंसा परमो धर्म, ये T/2 है, ये कितना है, V है, दोनों। अब अगर अब एक भी सवाल गलत बनाए तो यही मुर्गा बना दूंगा, जान लेना। सोच समझ के आंसर करना भाई, बनाना चाहिए। देख देख अपने दोस्तों को देख, ए सुन ले यार, सुन भाई इधर देख, ये T/2 और V के बीच का एंगल, हाँ तो जीरो, जीरो कॉस जीरो का वैल्यू 1, कॉस जीरो का वैल्यू 1, तो हम क्या लिखें, T/2 इंटू वी। क्या ये टेंशन किसी डिब्बे को चला रहा है? नहीं। ये टेंशन किसी डिब्बे को चला रहा है? नहीं। टूटी चला रहा है, हाँ। इस पॉइंट को जो दिख नहीं रहा है लेकिन है, कितना कितने से ऊपर जा रहा है, कितने से, 5 से। तो इस 5 और टी के बीच का एंगल कितना है, तो 180, कॉस 180 का वैल्यू -1 होता है। ऑपोजिट हो गया तो -1 + 1 करो, मारे मुंह फोड़ देंगे। एंगल बोलो, कॉन्सेप्ट इसी वजह से तुम लोगों को सवाल नहीं बनता, तुम लोग खाली रट्टू तोता बनते हो, गधेड़ों। ऑपोजिट जा रहा है नेगेटिव, साथ में जा रहा है पॉजिटिव, भाई ये क्या है, और 37 डिग्री पे जाएगा तब, कितना ऊपर जा रहा है, 5। टेंशन कहां लग रहा है, इसके जस्ट बगल में देख, कितना लग रहा है, 2t। तो दोनों के बीच का एंगल 180, तो cos 180 का वैल्यू -1, -1, तो क्या लिखेंगे, 5 इंटू 2t, हो गया। अब ये टेंशन किसी डिब्बे को ऊपर नीचे ले जा रहा है? नहीं, ये ले जा रहा है, कहां ले जा रहा है, नीचे। टेंशन कहां लग रहा है, ऊपर, तो -1 आएगा, तो -2t इंटू 2 बराबर कितना, 0। क्या टी टी काट दें, टी टी काट दें, यस। V/2 हो गया, 5 दूना 10, 2 दूना 4 बराबर 0, 10 4 14 है, तो उधर जाएगा तो प्लस, तो V बराबर 28। हाँ अब आ गया, चल अगला सवाल इनिस लगवा दें क्या, आओ आओ आओ, अभी आ रहा है तुम्हारा नंबर भी, रुको, लिखने में बड़ा मजा आता है ना, रुको रुको। ए भैया, इनसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 बनवा लिया जाए, फिर 7 पे आते हैं। ये एंगल कितना है, 30 डिग्री। भाई सब लोग इसमें अपने आप को देखो, जिसको जिसको नहीं समझ आ रहा है अभी भी, वो इसमें अपने आप को देख ले, इसको समझ आ गया है, अगर अब की बार गलत किया तो सजा मिलेगी। अभी वो तो क्षमा बचाएगा बेटा, कौन क्या देगा, रुके रहो।
चल एकदम कॉन्फिडेंस के साथ आंसर करना, ठीक है ना? जो तेरे मन में आए इच्छा शक्ति से वही बोलना, ठीक है ना? चल इसको यहां 2 मीटर पर सेकंड दिए हैं, बता। टेंशन लगाया जाए, इस यहां से शुरू किया जाए कि यहां से शुरू किया जाए? यहां से करें, चल बढ़िया। भाई यहां क्या टी मान ले, तो यहां भी, यहां कितना, गुड जॉब। यहां भी ठीक है सर, ये 2T पूरा एक ही रस्सी है। यहां भी कितना, कहां 40 हो जाएगा? अब कहां 40 बचा, सब फिक्स है। 40 कहां से आएगा? अरे वो पूरा डायग्राम नहीं बना था, इस वजह से बेचारा कंफ्यूज हो गया होगा। अब समझ आया, ये ट्रायंगल है, ये फिक्स है ना? समझ आया? ये देखिए पूरी एक ही रस्सी है ना, तो यहां कितना लगा 2T, यहां भी 2T। इस दो 2T के बीच का एंगल 180 हो जाएगा। तो क्या लिखे, माइनस, ठीक है, T लिख ले। और यहां पे B कहां जाएगा, आगे ही जाएगा, कितना रफ्तार से, V से। T और V के बीच का एंगल 0, तो क्या प्लस TV लिख ले, बराबर कितना, और तो कोई चल नहीं रहा, तो कितना हो गया V बराबर, समझ आया? आया आया, जा बैठ भैया। और बताओ, किसको बोल रहा है? आजा आजा, अबे आजा 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 भाई, 2 क्लास कॉन्स्ट्रेंट को हम दे सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, आजा। ये बताओ भाई भाई भाई, सैटरडे संडे को तुम्हारी जूलॉजी बॉटनी में से बॉटनी की शायद क्लास लग रही है, तुमको पता है क्या ना? केवल उन्हीं की लगी है, कितने देर की? हाँ, तो 2.5 घंटे हम पढ़ा दें। काहे कि एक बात बता दें, सुनो तो, सुन तो लो, 15 तारीख से 19 तारीख तक हम छुट्टी पे हैं। हाँ अच्छा बाबू सुनो, बच्चा सुनो, ध्यान से सुनो। अगर किसी के पास, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर आप में से किसी के पास भी ये अपॉर्चुनिटी हो कि मैं घर जा सकता हूं या मैं घर जा सकती हूं 1% भी, तो कन्वर्ट इट टू 100%। भैया मतलब बात ही नहीं समझ आती तुम लोगों को यार। अब मैं कैमरे के सामने कहूं कुछ, इधर देखो सुनो, अगर तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी है टेस्ट देने, मतलब घर जाने की, प्लीज गो होम, देर आर मल्टीपल ऑफ टेस्ट दैट आर गोइंग टू बी हैपन। बात समझे ना? घर जाओ, माँ बाप का चेहरा देख के आओ, अपने दोस्तों से मिल के आओ, समझे ना? एक एनर्जी के साथ, एक कमिटमेंट के साथ, ऐसी छुट्टियां बहुत कम मिलती हैं। बात समझे ना? प्लीज गो, समझे ना? ए भाई 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 भाई, ज्यादा से सुनो तो, तरुण सर का उल्टा बोल दिए, मैं तरुण सर का उल्टा बोल दिए। भाई मैं अपने इमोशन की बात कर रहा हूं, मुझे लगता है कि परिवार मैटर्स। और सुनो, जानते हो क्या होता है? जैसे मैं अपने शहर जब जाता हूं और जब मैं वहां से आता हूं, तो आई जनरली कम विथ लॉट्स ऑफ एनर्जी। प्लीज गो, एंजॉय देयर, घर परिवार के साथ समय बिताइए, ठीक है ना? खुश रहिए और अपने माँ बाप को एक आसार देकर आइए। ऐसे खाली हाथ मत आ जाइएगा कि मुंह उठा गए, मुंह उठा के चले आए हैं। एक आसार देके, एक वादा करके आइएगा कि जब हम दिवाली पे दोबारा मिलेंगे तो हम अपने बेहतर वर्जन में मिलेंगे। बात समझे ना? परिवार बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है, बहुत बड़ा मोटिवेशन। मैं बता रहा हूं, मैं अपनी जिंदगी में कोई चीज खोया हूं तो वो है फैमिली। समझ रहे हो ना? मतलब मैं
मेरी लाइफ ऐसी रही है कि मैं 10 साल तक अपने मामा मामी के पास पढ़ा हूं। जब तक मैं उनको अपना माँ बाप समझ रहा था, समझ बैठ रहा था, धीरे धीरे अभी इमोशनल बॉन्डिंग हो रही थी, मैं समझ पा रहा था कि यही मेरे माँ बाप है, तब तक मुझे मेरे माँ बाप उठा के दिल्ली लेकर गए। दिल्ली शहर में मेरा एडमिशन हुआ और 1.5-2 साल लगा मुझे। मैं सीरियसली बता रहा हूं, ऐसा था कि जब मैं 10th क्लास तक अपने घर पे पढ़ता था तो मेरे फादर से 1% की भी बॉन्डिंग नहीं थी। मतलब कभी महीनों में हम एक आध बार फोन पे बात कर लेते थे, ये स्थिति था। उसके बाद मैं दिल्ली गया, तो जब हमारी पूरी फैमिली इकट्ठा हुई तो पहले 1 साल मुझे ऐसा लगता था ना, 6 महीने की, मैं किसी अनजान घर में हूं। मतलब मैं अपनी चीजें ही नहीं कह पाता था भाई। जितना खुला मैं अपने मामा मामी के साथ था, उसके कंपैरिजन में मैं अपने ही घर में बहुत ऐसे बधा बधा फील कर रहा था। फिर उसके बाद थोड़ा धीरे धीरे घुलना मिलना शुरू हुआ, बॉन्डिंग बनना शुरू हुई, हम डिस्कशन करना स्टार्ट किए। उनके ग्रुप, उनके टॉक्स में, जैसे मेरा छोटा भाई था, मम्मी थे, पापा थे, ये लोग बात करते थे, तो मुझे लगता था कि यार मेरा भी इसमें कोई रोल होना चाहिए। तो मैं धीरे धीरे घुसता था, इनिशिएट करता था, बात करता था। करते 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 2 साल बीता, जब मेरे फादर से मेरी स्ट्रांग बॉन्डिंग हो रही थी कि हम कुछ भी डिस्कस कर ले रहे थे, कुछ भी डिस्कस कर सकते थे, तो मेरे फादर को कैंसर डायग्नोज हो गया। बात समझे? उसके बाद मैं लखनऊ आ गया और फिर लखनऊ का सफर शुरू हुआ इंजीनियरिंग का। 3rd ईयर तक, मतलब ऐसा शायद ही कोई दिन जाता हो जिस दिन हम लोग फोन पे बात ना करते हो, बट वही था कि कभी मिल नहीं पाते थे। लास्ट मोमेंट में मेरी लाइफ का एक ग्रज रह गया कि जब मैं आखिरी टाइम पापा को स्वस्थ खड़े स्थिति में देखा था, अपने फादर को, तो वो मुझे रेलवे स्टेशन पर छोड़ने आए थे और मैं बस बॉटल रख के ये सोच रहा था कि बॉटल था और चिप्स कुरकुरे था, मैं उसे रख के जाऊंगा, एक बार हक कर लूंगा और उसके बाद वापस आ जाऊंगा। और जैसे ही मैं ट्रेन में बैठा, ट्रेन चल पड़ी। मतलब वो मेरे जीवन का एक गरज है कि मैं अपने फादर को लास्ट मोमेंट पे हग नहीं कर पाया, उनसे गले नहीं मिल पाए। तो मुझे लगता है कि सब चीज एक तरफ कर दो, परिवार का मोटिवेशन एक तरफ कर दो। इफ यू हैव अपॉर्चुनिटी, जहां तुम्हारी चीजें बहुत ज्यादा हैम्पर नहीं हो रही है, बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा है, 1 दिन की क्लास, केवल फ्राइडे है, उसमें भी मैं तो रहूंगा ही नहीं, सर भी, वीटी सर भी नहीं रहेंगे, शायद सुधांशु सर भी नहीं रहेंगे, कोई नहीं रहेगा, तो करोगे क्या तुम यहाँ रह के भाई? टेस्ट पेपर ले लेना ना दोबारा से यार, लेके सॉल्व कर लेना, पढ़ो, बात समझे ना, पढ़ो, ईमानदारी से पढ़ो। लेकिन परिवार में अगर मौका मिल रहा है जाने का तो प्लीज जाओ, जाओ। उनको 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 लेकिन लेकिन एक कमिटमेंट के साथ जाना और एक कमिटमेंट के साथ आना। केवल जाके आने में बड़ी बात नहीं है। फिर उसके बाद दिवाली पे मौका मिलेगा जाने का, फिर दशहरा 3 दिन छुट्टी होगा, हम उसमें भी जाएंगे, इस मोटिवेशन के साथ नहीं। फिर सीधे दिवाली पे जाएंगे और दिवाली के बाद आएंगे तो सीधे एग्जाम निकाल कर जाएंगे। बात समझे ना? हाँ, छठ, वही छठ या दिवाली, छठ या दिवाली। अब तुम्हारा छठ बढ़िया है तो छठ में चले जाना। लगभग दिवाली से लेके छठ तक पूरा कोलैबोरेटेड छुट्टी रहती है ना, तो वो एक बड़ा स्पैन मिलेगा। हाँ, लेकिन वहां घर जाके वो छुट्टी तुम्हारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण छुट्टी होगी। घर जाओगे लेकिन घर में रहोगे नहीं, घर में इन्वॉल्व नहीं होगे। हाँ, 2 दिन 3 दिन का फेस्टिवल है, उसमें एग्रेसिवली इन्वॉल्व रहो, लेकिन वो अपनी छुट्टी तुम कितना बेहतर यूटिलाइज करोगे, ये डिफाइन करेगा कि तुम्हारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। वो छुट्टी 12 घंटा, 15 घंटा, 16 घंटा, 20 घंटा अगर पढ़ पा रहे हो तो 20 घंटा पढ़ना, समझ रहे हो? और 20 घंटा पढ़ने का मतलब ये नहीं किताब खोल के 20 घंटा पढ़ रहे हैं, कॉन्शियसली, सब कॉन्शियसली, जब तक तुम डीप स्लीप में ना हो, बस एक ही चीज तुम्हारे दिमाग में चलनी चाहिए, वो है तुम्हारा सिलेक्शन। किसी की औकात नहीं है कोई रोक ले। बात समझे ना? इमोशनल मोटिवेशन जीवन में बहुत जरूरी है और वो बस केवल परिवार से आता है, बस केवल परिवार से आता है। जाओगे, बहुत सारे लोग ऐसी फैमिली सिचुएशंस में होंगे जिसका फैमिली बैकग्राउंड बहुत खराब होगा, जिनको लग रहा होगा कि मैं डॉक्टर बन जाऊंगा तो मैं अपने घर का उद्धार कर दूंगा। तो जब एक बार फिर वही स्थिति तुम्हारी आंखों के सामने पड़ेगी तो तुम्हें एक बार और जागने का मौका मिलेगा। सबकी अपनी अपनी कुछ ना कुछ चीजें होंगी, कुछ ना कुछ मोटिवेशंस होंगे, जिन पर अगर तुम पकड़ के बैठ गए, अगर उस मोटिवेशन को, उस इमोशन को अपने मोटिवेशन में कन्वर्ट कर दिए, कोई औकात नहीं है, किसी की औकात नहीं है कि तुमको तुम्हारा मेडिकल कॉलेज रोक दे। बात समझे ना? इस वजह से घर परिवार जाओ, मौका मिले एंजॉय करो, कोई दिक्कत नहीं है, समझे ना? हाँ, अरे पेपर ले लेना यार, दूसरा टेस्ट दे देना, सॉल्व कर लेना, ऑनलाइन दे देना। हाँ, यहां तो होगा ही, टेस्ट दे के चले जाना अगर अपॉर्चुनिटी होगा तो।
खत्म। सैटरडे संडे तो मिल ही रहा है। पास में घर होगा तो चले जाना, नहीं पास में घर होगा, दूर घर होगा तो पहले चले जाना, लेकिन जाना। सही बता रहा हूं मैं, जाना जरूर। चलो इधर देखो, फ्लाइट से जाएंगे, हम टिकट करा दें। ए भैया, ए भैया, इधर ध्यान दो। ओ लाल, लाल लाल लाल, समझो भाई, समझो भाई फटाक से। अरे यार बहुत पढ़ना है यार आज अपने को। इधर देखो, ये एंगल कितना था भैया, भैया भैया, बस बस बस, खत्म खेल। कितना एंगल है भाई साहब? 60 डिग्री है। इधर रफ्तार कितनी है? कितनी है भाई साहब? 10 मीटर पर सेकेंड। क्या इसकी रफ्तार कुछ नीचे होगी? अरे होगी कि नहीं? ये कितना एंगल है? 60। ये कितना होगा? 30 होगा ना? अरे होगा कि नहीं होगा? क्या लेडर में एक कॉन्सेप्ट पढ़े थे कि लेडर के हर पार्टिकल की रफ्तार किसके अलोंग? लेडर के अलोंग, या रॉड के हर पार्टिकल की रफ्तार रॉड के अलोंग क्या बराबर होगी? रॉड के हर पार्टिकल की रफ्तार रॉड के अलोंग क्या बराबर होगी? अरे होगी ना? क्या ऐसे सीधी लाइन खींच लें? ये एंगल कितना है? 60। ये कितना होगा? 10 का कंपोनेंट इधर ले आ सकते हो। साइन की कॉस, साइन की कॉस, साइन की कॉस, 10 कॉस 60 हो गया। क्या इसकी रफ्तार इधर v है? इसका कंपोनेंट रॉड के अलोंग कितना जाएगा? v cos 30। क्या v cos 30 10 cos 60 के बराबर होगा? v cos 30 बराबर कितना? 10 cos 60। अरे क्लियर है? क्लियर है? पक्का ना? यस। अच्छा, इसका रिजल्ट भी होता है डायरेक्ट रटने का। डायरेक्ट रटने का रिजल्ट क्या होता है? जहां आपको रफ्तार निकालनी थी उस जगह पर एंगल कितना बन रहा है? जहां रफ्तार निकालनी थी उस जगह पर एंगल, नहीं बोल पा रहे हो यार? कितना एंगल बन रहा है? कितना? गिवन रफ्तार कितनी है? गिवन रफ्तार कितनी है? 10 10 30। नहीं, बकवास है। सही है ये, लेकिन बकवास बात है। तुमको बस इस बात पे भरोसा। अच्छा मान लो, सुनो 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 सुनो, सोचो सोचो, अगर तुमसे कह देता कि ये 10 ना, इस रॉड की रफ्तार इधर दे रखी है यहां से 30 डिग्री पे, तो अबे लग जाएगी लंका। अरे बात समझे है ना? हाँ। तो इस वजह से बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? कि रॉड के अलोंग रॉड के हर पार्टिकल की रफ्तार बराबर होगी। रॉड के अलोंग रॉड के हर पार्टिकल की रफ्तार बराबर होगी। ध्यान से सुनिएगा, एक बार फिर से बता दे रहे हैं, ये कॉन्स्ट्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम का है। ढंग से सुनिएगा। क्या ये रॉड दिख रही है? अरे दिख रही है जी। अच्छा बहुत बढ़िया। क्या इस रॉड पे हम ऐसे पॉइंट मार्क कर ले? भैया सोचो, मैं कह रहा हूं इसकी रफ्तार v है, तो इसकी भी कितनी होगी? इसकी भी कितनी होगी? इसकी भी कितनी होगी? अरे होगी ना? इसकी भी कितनी होगी? और इसकी भी कितनी होगी? v। सारे रॉड्स के हर पार्टिकल की रफ्तार बराबर होगी। लेकिन हम कह रहे हैं कि जो इधर रफ्तार है वो 50 मीटर पर सेकेंड है, और जो इधर रफ्तार है वो हमको निकालनी है। अरे क्लियर है ना? ध्यान से सुनिएगा सर। अब ये एंगल है 30 डिग्री। कितना एंगल है? कितना एंगल है? ये 30 है, तो ये भी क्या होगा? होगा कि नहीं होगा? 50 का जो कंपोनेंट इधर आएगा क्या v के बराबर होगा? तो v बराबर 50 cos 30। अरे होगा ना? अच्छा यहां देखिए, ये 30 है तो ये कितना है? 60। तो v का जो कंपोनेंट इधर जाएगा इस v का, क्या वो इस v के बराबर होगा? इसको v डैश मार्क कर दे। तो v डैश cos 60। देखिएगा, क्या ऐसे लिख सकते हैं? v डैश cos 60। काहे ऐसा लिख पाए हैं? क्योंकि रॉड के हर एक पार्टिकल की रफ्तार रॉड के अलोंग बराबर होगी। अरे आया क्या? ये था। और आगे बढ़ो, और सवाल बताओ, और सवाल बताओ।
क्वेश्चन नंबर 9 कराने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 9 अभी भी कराऊं क्या? चलो अब दो ही, अब इतना कराएं तो दो ही सवाल का है, टीका के लिए छोड़ दे, सब कराएंगे। ये बात भी सही है सर। यही था ना? ये कितना था? 2 मीटर पर सेकेंड। 2 मीटर पर सेकेंड। चलो आप बताओ तो जरा, टेंशन मार्क करोगे? अरे टेंशन मार्क करोगे? यस सर। यहां कितना? टी। यहां कितना? यहां कितना? यहां कितना? यहां कितना? टी। अरे एक ही रस्सी है। यहां कितना? यहां कितना? पक्का ना? बी को ऊपर ले जाए नीचे? कहां ले जाए? ऊपर। नीचे भी ले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कहां ले गए भैया? ऊपर। ये बताओ, यहां पर टेंशन और वी के बीच का एंगल कितना भैया? क्या -2t लिख ले? यहां इसको खींचने वाला 2t है कि 4t है? कितना है? 4t। और v के बीच का एंगल कितना? 4tv बराबर 0। तो v बराबर कितना? 1/2 मीटर पर सेकेंड। अरे नहीं आया? अरे आया? यस सर। 9वां सवाल। 10वां सवाल क्या था? हाँ 10वां सवाल था थोड़ा बड़ा। बना लिए हैं? यस सर। इजी है ना? यस सर। बना दोगे? आओ 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 आओ। सॉल्यूशन? अरे कोई बात नहीं, आने दो, तब भी बनाए बहुत बड़ी बात है। घर जाओगे ना? मम्मी मार के भगाएगी तो नहीं? कहाँ आओगे? ऐसा कुछ नहीं है ना? तो आप क्या? यही तो था। ये ए था, ये बी था, ये सी था, ये डी था। ये कितना है? ए भाई रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, गलत मत करना भाई, लेकिन गलत नहीं करोगे ना? टेंशन लगाया जाए? लगाओगे? लो लगाओ। हाँ टी। थोड़ा दूर दूर लगाया करो। उल्टा लगा रहे हो गधा टेंशन। टेंशन ऐसे लगता है, उल्टा लगा रहे हो। टेंशन हमेशा अंदर लगता है, अंदर की तरफ। हाँ तो यहाँ नीचे से भी लगा। हाँ देखो, फिर उल्टा। सही कर इसको। देखो। हम्म। हाँ चल। हाँ गुड जॉब। चलो अब लिखो, इक्वेशन लिखो। हाँ थोड़ा दूर से, थोड़ा दूर से, जगह रहना चाहिए, मास्टर नहीं बन पाओगे फिर। हाँ हाँ बहुत बढ़िया, एकदम ध्यान से करना, गलत नहीं होना चाहिए। सी को कहां भेजे, ऊपर की नीचे? तो यहां बनाओ ना ऊपर। इसमें मिटाने का भी ऑप्शन होता है, और साफ सुथरा, और थोड़ा बड़ा बड़ा लिख दे दादा। चल चल चल, लिख लिख लिख, तू लिख लिख ले। टी कौन बनाएगा? हाँ हाँ चल चल चल। चल भाई चल, लिखने दो भाई, लिखने दो, आराम से लिखो। मिटा दे, पूरा मिटा, पहले पूरा मिटा। चल अब सब पूरा फिर से लिख, एकदम शुरू से लिख, गलत नहीं होना चाहिए इस बार भाई। प्रेशर बनाओ, अगर गलती के तो मार खाएंगे ये। हाँ 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 गुड जॉब।
का 10 काहे लिखे थे वैसे पे तुम? अच्छा, बराबर। हाँ, अब वैल्यू निकाल, जल्दी निकाल। अब टी, अब लिख, अब क्यों टी लिख रहा है यार? अब कट गया ना सबका टी, सब बराबर 0 के है ना। अब नंबर लिख बस केवल। हाँ सही, -10 +2। बे दादा, जोड़ घटाना नहीं आ रहा है। चल लिख गया, ये 10 है, ये 10 है, जुड़ेंगे। हाँ, -20, ये कितना है? 2 टीवी की 2v। अच्छा अच्छा अच्छा, +5 की -5 बराबर 0। कितना हुआ? क्या कर बड़ा जल्दी था आने का, बड़ा जल्दी गायब हो गए तुम। चलो, लेकिन अच्छा लगा मुझे। ठीक है, आओ इधर ध्यान दो। अरे भाई, यहां टी और 10 के बीच में एंगल 180 डिग्री है ना। क्या -10t लिख दे? अरे लिख दे। 5 और 2t के बीच का एंगल, तो क्या इसको -10t लिख दे? अरे लिख दे। +2tv लिख दे, +5t लिख दे, बराबर क्या? 0। 10 और 10 20 हो गया। अरे ये टी है भैया, पता चला सर, प्लस माइनस प्लस। 20t हो गया, टी कट गया, तो अपने पास 2v बराबर कितना आ गया? 20 में से 5 गया 15, तो v बराबर कितना? 7.5 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। अच्छा चलिए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर। एक और क्वेश्चन है क्या? लास्ट वाला, हॉट्स वाला। अब तुम्हारा खटिया खड़ी हो जाएगा हॉट्स में। बता दे क्या? क्लास के लास्ट में 5 मिनट में बता के जाएंगे। याद दिला देना बस, याद दिला देना बस। चलो भैया, अभी हम बात करते हैं इनर्शिया एंड न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सबसे पहले स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट दिया था एरिस्टोटल, जिसको हिंदी में हम लोग अरस्तु बोलते हैं। नाम सुना है ना? हाँ, उससे अपने को कोई मतलब नहीं है। उसके बाद जो सबसे महान साइंटिस्ट आए थे, जिनका नाम था गलीलियो। क्या नाम था? गलीलियो। गलीलियो से ही कहानी शुरू होती है। गलीलियो ने कहा, बहुत ध्यान से सुनना भाई, इधर 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 इधर, काम की बात है। गलीलियो ने कहा कि स्टेबिलिटी की 2 कंडीशन है, या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो, या तो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन से चल रहा हो। जेल में डाल दिए उठा के उस भाई को, उठा के जो वहां के लोग थे वो जेल में डाल दिए कि जो चल रहा है वो रेस्ट में कैसे हो सकता है। क्लियर है? क्योंकि तब लोगों को यह लगता था कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को हमको चलायमान रखना है तो हमको उसके ऊपर फोर्स लगाना पड़ेगा। अरे बात समझे ना? अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो बिना फोर्स के मूव नहीं करेगा, ऐसी पॉलिसी थी। अरे बात समझ रहे हैं ना? तो अपने को उतना कोई मतलब है नहीं, काम की बात करते हैं, मुद्दे वाली, जिससे हमारा सवाल बनेगा। सबसे पहले हम समझते हैं कि इनर्शिया क्या होता है। इनर्शिया क्या होता है? जैसे मास समझते हैं। यह बताइए कि अगर आपके पास एक मास रखा है 10 किलो का, एक मास रखा है 50 किलो का, किसको हिलाना डुलाना आसान होगा? किसको? 10 किलो। बात समझ रहे हैं? एक पत्थर आ रहा है 2 किलो का और एक पत्थर आ रहा है 50 किलो का पहाड़ से नीचे, किसको रोकना आसान होगा? अच्छा, एक 50 और 10 से बोला था, मुझे लगा 2 और 10 से। 2 और 10 बोला था अभी। एक 2 किलो का पत्थर है, एक 10 किलो का पत्थर है, ऊपर से गिर रहा है, किसको रोकना आसान होगा? 2 किलो वाले को। क्यों भैया? क्योंकि उसका मास कम है। तो जब जब फिजिक्स में गणित नहीं थी, सुनो तो, जब फिजिक्स में गणित नहीं थी तब लोग फिजिक्स को फिलॉसफी बोलते थे। क्या बोलते थे? फिलॉसफी। और इनर्शिया एक फिलॉसफी थी, जो बाद में एक क्वांटिटेटिव मेजरमेंट हुआ और एक नंबर बना, एक नाम बना, एक फिजिकल क्वांटिटी बनी, जिसका नाम रखा गया मास। क्या नाम रखा गया? मास। तो इनर्शिया को डिफाइन किया गया कि किसी भी बॉडी की
वो इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, इनहेरेंट लिखते रहना मेरे साथ साथ, इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी बाय virtue of which it always opposes the change in its stable state of rest or uniform motion, रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। अरे क्लैरिटी है? अंग्रेजी का मतलब समझ आया? स्टेबल स्टेट कितनी है? दो। कितनी है? दो। एक रेस्ट और दूसरा, अरे बोलो भाई, एक रेस्ट और दूसरा यूनिफॉर्म मोशन। अगर दोनों में आपको चेंज करना है तो आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि बॉडी वो अपनी स्थिति परिस्थिति को चेंज नहीं करना चाहती है। क्लियर है? फिर न्यूटन भाई साहब आए, न्यूटन भाई साहब आए, उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि जो कारण है ना चेंज का, उसका नाम है फोर्स। क्या नाम है भाई साहब? फोर्स। फोर्स डिफाइन किया। फोर्स क्या होता है? व्हाट इज फोर्स? द पुल और पुश। यही पढ़े हो ना? पुल एंड पुश इज द नेचर ऑफ फोर्स। क्या भैया? हाँ 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 हाँ। क्या भैया? एक ऐसा एफर्ट, एन एफर्ट दैट चेंजेस, एन एफर्ट दैट चेंजेस, वो एफर्ट जो बदल दे या बदलने की कोशिश करे। एन एफर्ट दैट चेंजेस और टेंड्स टू चेंज। क्या हुआ सर? अच्छा, एन एफर्ट दैट चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द शेप, साइज और पोजीशन ऑफ द, शेप साइज पोजीशन, और भी कुछ कर सकते हैं, शेप साइज पोजीशन और डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्लियर? ये छोटी छोटी लाइन्स है, लिख लो। एन एफर्ट दैट चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द शेप, साइज, पोजीशन और डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट। जैसे हम इस दीवार को धक्का मार रहे हैं, क्या हम फोर्स लगा रहे हैं? क्या ये डिस्प्लेस हो रही है? नहीं। लेकिन क्या हम डिस्प्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं? अरे कर रहे हैं ना भैया? हाँ, तो फोर्स लगा रहे हैं ना? यस। चलिए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ये हो गया फोर्स का डेफिनेशन। अब जब फोर्स के नेचर की बात करते हैं तो नेचर ऑफ फोर्स दो होता है। एक होता है पुल नेचर और एक होता है पुश नेचर। पुल नेचर और पुश नेचर। अबे ये सब डिब्बा बना के समझाऊं क्या तुम लोगों को? समझ आती है ये बात? पुल नेचर का मतलब खींच रहे होगे, और पुश नेचर का मतलब, हाँ, ठेल रहे होंगे, ठेल रहे होंगे, ठेल रहे हैं ना जी? हाँ सर। अच्छा, फोर्स को, अब भाई फोर्स एक मेजरमेंट था। फोर्स क्या था? मेजरमेंट। एसआई यूनिट क्या होता है फोर्स का? एसआई यूनिट क्या होता है? न्यूटन। एसआई यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है भैया? न्यूटन। अच्छा, सीजीएस यूनिट क्या होता है? डाइन। सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट ऑफ, देखो डाइन पे देखो कैसे जाग गए हैं ये लोग। अरे समझे ना? यस। तो एक न्यूटन बराबर कितने डायंस? 10⁵ डायंस। 1 न्यूटन बराबर कितना? 10⁵ डायंस। अच्छा, ये क्वांटिटी कैसी है? स्केलर की वेक्टर? अबे फोर्स का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों है ना यार। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। डायमेंशन? यही तो एक याद हुआ है सर, mL/t-2। अरे समझ आया? यस सर। चलो, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे इसी को आगे लेके चलते हैं। हाँ भाई। हाँ, एरिस्टोटल की
बायोलॉजी के हैं? अरे वो फिलोसोफर था, उसने हर जगह फिलोसफीज दी हैं, उसने इकोनॉमिक्स में भी दी है भाई। हाँ, मल्टी टैलेंटेड, बहुत सारी फिलोसफीज थी उसकी। मतलब वो बंदा जैसे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ब्रेन्स में उसको गिना जाता है। तब वो गणित नहीं देता, तब इतनी गणित हम नहीं जानते थे, तब हम बस केवल बातें करते थे लैंग्वेज की, फिलोसफी की। बहुत धार्मिक आदमी था, धर्म पे भी बोला दुनिया भर का, पूरा बाइबल की धज्जियां उधड़ के रख दी भाई ने। खतरनाक आदमी था। हाँ, हाँ सोक्रेटिस भी। सुकरात का नाम सुना होगा नहीं तुम लोग? हाँ, वो भी जबरदस्त था। ये सब लोग थे खतरनाक खतरनाक। ऐसे 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 अपने यहां भी बहुत बड़े बड़े फिलोसोफर थे जिनके बारे में हम लोग कम पढ़ते हैं। जैसे एक एक थे आदि शंकराचार्य, वो बहुत भयंकर फिलोसोफर थे भाई, बहुत भयंकर फिलोसोफर। कबीरदास, कबीरदास की फिलोसफी लोग बाहर पढ़ते हैं भाई, रिसर्च चलती है, समझ रहे हो? कबीरदास और एक वो थे, क्या नाम है, हाँ, रविदास, सूरदास, ये सब तगड़े तगड़े फिलोसोफर थे। भाई वाह 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 वाह। आगे बढ़े। तानसेन, तानसेन हाँ, म्यूजिशियन था, उसने भी दो चार बातें बोली थी। चाणक्य बहुत यार, चाणक्य बहुत चाणक्य है भैया, है इधर ध्यान दो। ओह लाल लाल लाल, बस अब ध्यान से सुन लो। स्टेबल स्टेट कौन कौन सी है? टाइम पास करते हैं फटाफट। स्टेबल स्टेट, एक रेस्ट है और दूसरा क्या है? यूनिफॉर्म मोशन। दो स्टेबल स्टेट है ना? अच्छा, सुनो 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 फटाफट सुनो, इसको खत्म करते हैं, काम की बात पे आते हैं। रेस्ट में स्टेबिलिटी को डिफाइन करता है, उसका नाम होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? जड़त्व। जड़त्व, जड़ समझते हैं ना? जड़ समझते हैं ना? पेड़ को स्टेबिलिटी देने का काम करता है ना? सर खाना भी पहुंचाता है। अबे फिजिक्स की बात कर रहा हूं मैं, बात समझे ना? फिजिक्स में जड़ का काम क्या है? स्टेबिलिटी। कहा जाता है जिनकी जड़ें मजबूत होती है उनको हवाएं हिला नहीं पाती। पढ़े हैं ना? हाँ, इसी जड़त्व की वजह से इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन। अच्छा भाई एक बात हम बता दें, हम इसमें बहुत टाइम नहीं बर्बाद करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि बचपन से सिखाया जाता है। जैसे नहीं सिखाया जाता है? नहीं सुने हो? पहली बार सुने हैं? ओह, ये बताओ, ये बताओ, एक डायलॉग सुने हो? चाकू तरबूज पे गिरे या तरबूज चाकू पर कटता, तरबूज ही है। स्टेबिलिटी ऑफ, स्टेबिलिटी ऑफ मोशन। अरे बात समझे ना? हाँ, सुनो देखो, जैसे मान लो, तो कटेगा तुम्हारा ही। खुश हो रहे हो ना जो? तैयार रहना। नहीं बने डॉक्टर ना, ब्याह नहीं होगा, जान लेना। कोई बात नहीं, विन डीजल बनेंगे। हमको भी फास्ट एंड फ्यूरियस वाला एक बार चस्का लगा था, विन डीजल वाला। गए बाल वाल छिलवा लिए बढ़िया मस्त, फिर लगा वो बस केवल चस्का ही था। ए, चलो चलो चलो, इधर काम की बात। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, जैसे मान लो, अरे बहुत सिंपल सिंपल एग्जांपल जो जनरल लाइफ में हम सुने होंगे, जरूर सुने होंगे, उनको सुन के आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि आप बाइक पर बैठे हैं R15 पर, आप हैं ड्राइवर, और पीछे बैठा है या बैठी है वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अरे ठीक है, अब आप ठहरे नए चालक, एक नंबर में डाल के खट से एक्सलरेट कर दिया, आगे की पहिया उठ गए, पीछे वाले पीछे गए ना? तो ये क्या है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट की इनर्शिया ऑफ मोशन? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। गाड़ी रुकी थी, जो पीछे बैठा था वो भी रुका था, जो आगे बैठा था वो भी रुका था। जो आगे बैठा था उसका पैर, उसका लोअर बॉडी पार्ट और अपर बॉडी पार्ट दोनों गाड़ी से कनेक्टेड था। गाड़ी मोशन में आई तो वो आदमी मोशन में आ गया, लेकिन जो पीछे बैठा था उसका लोअर पार्ट बस बॉडी से, मतलब गाड़ी से कनेक्टेड था, अपर पार्ट तो फ्री था। अरे था ना? तो जब गाड़ी मोशन में आई तो लोअर पार्ट तो मोशन में आ गया, लेकिन अपर पार्ट कौन से स्टेट में था? रेस्ट में। कौन से में रहना चाहेगा? रेस्ट में। रेस्ट में था तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा। अरे बात समझ रहे हैं ना? तो वो पीछे ही रह गया, तो कहां गए? पीछे। अब बस चल रही है, मान लीजिए
भीड़ है, अचानक से ब्रेक लग गया तो क्या होगा? आगे जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम तब कौन से स्टेट में थे? मोशन। कौन से में? मोशन। ब्रेक लगा दिए तो बॉडी मोशन में ही रहना चाहती है, कहां जाएंगे? आगे। ये बेसिक एग्जांपल्स है इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड इनर्शिया ऑफ मोशन। अरे क्लियर है? यस सर। चलिए आइए, बकवास बकवास बातें। अच्छा ये बताइए न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का नाम सुने हैं? क्या होता है? पता नहीं सर, बस सुने हैं सर। आपने सुना है, पूछा है, बस। ये नहीं पूछा पता है कि नहीं पता है। ओ, ये देखो, ये डिब्बा है। सुन बेटा, सुन सुन सुन, फटाक से सुन यार, खत्म करते हैं इसको। ये सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर ये डिब्बा रखा हुआ है। क्या अपने आप चल जाएगा? बिना एफर्ट के चल जाएगा। और हम कह रहे हैं कि ये एक स्मूथ सरफेस है, फ्रिक्शनलेस सरफेस है। इसके ऊपर ये डब्बा वी रफ्तार से चल रहा है। 100% स्मूथ। कैसी सरफेस है? 100% स्मूथ, फ्रिक्शनलेस। फ्रिक्शनलेस। क्या ये अपने आप से रुक जाएगा? बताओ बताओ, क्या ये अपने आप से रुक जाएगा? तुमको स्पेस में ले जाके एक लात मार दिया जाए, तुम कहीं रुकने वाले नहीं। अरे क्लैरिटी है ना? जब तक तुमको कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा के रोका ना जाए। अरे क्लियर है? वो देखते हो, मूवीज देखते हो स्पेस वाली, वो ऐसे फंसा लेते हैं एक रस्सी, फंसा लेते हैं ना, फिर जब दूर जाना होता है, बाहर बाहर निकलना होता है तो। क्यों फंसा लेते हैं? क्योंकि वहां कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तुम अगर एक लात स्पेस क्राफ्ट पे मार दी और रस्सी कट गई तो पता नहीं कौन से ग्रह में जाके पहुंचोगे, कोई भरोसा नहीं है। अरे बात समझो, और तुम तो थोड़ी पहुंचोगे, शरीर पहुंचेगा तुम्हारा। सर शरीर हमारा ही तो है ना, बड़ी बड़ी बातें हैं सब, ये छोड़ो। ये रेस्ट है। हाँ देखो, ये भगवान के पास पहुंच गई, जल्दी जाना बेटा। ये रेस्ट है और ये कैसा मोशन है? कैसा मोशन है भैया? यूनिफॉर्म मोशन। तो चाहे ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहे, चाहे ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में रहे, जब तक आप उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे, वो अपना स्टेबिलिटी चेंज करने वाला नहीं। अरे बात समझे हैं? बात समझे हैं? ठीक है। तो कहा जाता है इफ एन ऑब्जेक्ट, इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन, लिखते रहो साथ में, इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, it will be, it will be in its own state, it will be in its own state until an external force is applied। जब तक आप कोई बाहर से फोर्स नहीं लगा देते हैं, तब तक जो ऑब्जेक्ट जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रहेगा। वो स्टेट कौन कौन सी हो सकती है? रेस्ट हो सकती है और यूनिफॉर्म मोशन हो सकती है। अरे बात समझ गए? चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड जॉब, बहुत अच्छा। यह है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो ये बताइए, फोर्स की डेफिनेशन क्लियर है? एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो स्टेबल स्टेट को, एक ऐसा एफर्ट जो क्या करे, किसी ऑब्जेक्ट के शेप, साइज, पोजीशन या डायरेक्शन को चेंज कर दे या चेंज करने की कोशिश करे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। उसी से अभी अगली लाइन स्टार्ट करेंगे। अभी कोई वेन डीजल की नहीं आई है ना मूवी इधर? वही फास्ट एंड फ्यूरियस आई थी। अरे स्त्री 2 आ रही है 15 अगस्त को। भाई 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 सुनो, सुनो, तुम लोग का मूवी टिकट है मेरे ऊपर उधार यार, ठीक है ना? मैं तुम लोग को मूवी दिखाऊंगा, और जो अगले टेस्ट में 180 ले आएगा उसको पार्टी भी दूंगा। मूवी टिकट उधार है, मुझे याद है, मैं कल दूंगा तुम लोगों को टिकट। स्त्री का दे दूं एडवांस बुकिंग करके, कि घर जाओगे तुम लोग तब? तो सर तुझे चाहिए? डर लगता है तुझे हॉरर मूवी से? देख लेता है।
नहीं, मुझे लगा हाँ बोलने वाला है। अगर ये हाँ बोल देता ना तो फिर आज तो ये गया था। अबे दो कौड़ी का, उससे अच्छा तो बॉलीवुड वाली हॉरर्स आती हैं यार। कॉन्जूरिंग भी बकवास है? भाई हॉरर में मुझे ना एक अजीब सी हॉरर लगी थी फर्स्ट हाफ तक। अरे अभी अनुष्का शर्मा की आई थी एक, परी। अरे भाई क्या इरिटेटिंग मूवी थी यार वो। मतलब फर्स्ट हाफ में लग रहा था उठ के भाग जाओ मूवी से। अरे चले आगे बढ़े, ए भैया आगे बढ़े। यस सर, चलिए सुनिए सुनिए सुनिए। अरे थ्योरी था यार, थोड़ा छूट गया होगा तो घर पे लिख लेना। ए भाई ए भाई ए भाई, ए इधर ध्यान दो। फोर्स दो तरह के हैं बेटा जी, बेटा जी, बेटा जी, बेटा जी। फोर्स कितने तरह के हैं? कौन कौन से? पुल और पुश। रे खच्चर नहीं, डेफिनेशन पढ़ो, डेफिनेशन पढ़ो। फोर्स का क्या है? एन एफर्ट दैट चेंजेस और टेंड्स टू चेंज क्या? शेप, साइज, पोजीशन और डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट, उसको क्या बोलते हैं? फोर्स। क्या बोलते हैं? फोर्स। एक फोर्स बदल दे रहा है और दूसरा बदलने की कोशिश कर रहा है। अरे नहीं समझ पा रहे हो यार? समझ पा रहे हो? एक फोर्स बदल दे रहा है, एक एफर्ट शेप साइज को चेंज कर दे रहा है और एक चेंज करने की कोशिश कर रहा है। जो कोशिश कर रहा है वो बदल नहीं पा रहा है, इस वजह से कोशिश मत करिएगा, सीधे करके दिखाइएगा। अरे बात समझे है ना? यस सर। तो एक फोर्स का नाम होता है बैलेंस्ड फोर्स और एक फोर्स का नाम होता है अनबैलेंस्ड फोर्स। अरे बात समझे ना? जो बैलेंस्ड फोर्स होता है, जो बैलेंस्ड फोर्स होता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है कि नेट फोर्स बॉडी पे हमेशा कितना होता है? जीरो। ये चारों तरफ से फोर्स लगाएगा, जीरो लिखो, जीरो जीरो जीरो। नेट फोर्स बैलेंस फोर्स में कितना होगा? जीरो। अच्छा, अनबैलेंस्ड लोड जो होता है, यहां पर नेट फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन के। अभी इस पर आएंगे, डिटेल में चर्चा करेंगे। ये बात हो गई। अब इसके बाद जब इस फोर्स का इंट्रोडक्शन हुआ तो न्यूटन ने अपना दूसरा लॉ दिया और उसका नाम रखा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। और सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के साथ उसने एक टर्म डिफाइन किया जिसका नाम रखा गया भैया क्या? लीनियर मोमेंटम। अरे क्लियर है क्या? क्या नाम रखा भैया? लीनियर मोमेंटम। ठीक है ना? अच्छा, इसका स्लाइड लिखा हुआ है क्या? लीनियर मोमेंटम, हाँ लिखा हुआ है। इधर आ जाओ देखो। हाँ हाँ हाँ, अरे रुक जाओ यार, वो तो छोटी सी बात थी यार। इधर देखो, जब हम लीनियर मोमेंटम की बात करते, थोड़ा पेस नहीं बढ़ाएंगे बेटा जी, सिलेबस खत्म नहीं होगा। हाँ, जहां समय देना है वहां हम रुक के समय देंगे, थोड़ा दिमाग लगा के पढ़िएगा। लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम को डिनोट करते हैं पी से। किससे डिनोट करते हैं? पी से। क्वांटिटी कैसा होता है? वेक्टर। कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर। ये बराबर होता है मास इंटू वेलोसिटी। किसके बराबर है भैया? मास इंटू वेलोसिटी। तो पी वेक्टर लिखा जाता है एम वी वेक्टर। पी वेक्टर को क्या लिखा जाता है? एम वी वेक्टर। बहुत ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, ये बताइए लीनियर मोमेंटम का एसआई यूनिट आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? अरे भाई, मास का क्या होता है? केजी। वेलोसिटी का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। अच्छा, इसका एक और यूनिट होता है जिसको क्या लिखा जाता है? न्यूटन सेकेंड। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में सेकेंड से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या यही हो जाएगा? अरे हो जाएगा। और किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को क्या फोर्स लिखते हैं? और फोर्स का यूनिट क्या? न्यूटन होता है। तो क्या ये न्यूटन सेकेंड बन सकता है? यस। अच्छा, ये क्वांटिटी, क्वांटिटी कैसी है? अरे अभी बार लगा हुआ है गधा, देख के तो बोल दो। क्वांटिटी कैसी है बेटा जी? वेक्टर। अरे क्लियर है? तो न्यूटन ने कहा कि जब कभी भी मोमेंटम चेंज होगा, क्या होगा? जब कभी भी मोमेंटम चेंज होगा डेफिनेटली फोर्स आएगा। अब मोमेंटम चेंज के कितने कारण हैं? दो। क्या बदल जाए? या तो मास या तो वेलोसिटी। अब तुम सोचोगे मास कैसे बदलता है? मास भी बदलता है। क्लियर है ना? हाँ, रिलेटिविटिस्टिक में बनता है, बट यहां पर भी मास के चेंज का छोटा मोटा कॉन्सेप्ट आएगा। ठीक है, अभी वो समझ के समय के साथ आएगा। तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में क्या कहा गया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम।
ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the force, directly proportional to the force applied on the object। अरे क्लियर है क्या? तो लिखा गया कि F is directly proportional to dp वेक्टर बाई dt। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को न्यूटन ने 1 डिफाइन किया। क्या डिफाइन किया? 1। और लिखा क्या? dp वेक्टर बाई dt। बात समझे? अरे पल्ले पड़ रहा है? यस सर। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम को तो ऐसे ही पढ़ेंगे ना। अच्छा, जब हम नेट फोर्स की बात करते हैं तो जिधर मोमेंटम चेंज होता है, जिधर मोमेंटम चेंज होता है, फोर्स भी उसी डायरेक्शन में आता है। अरे ठीक है। तो यहां से एक स्टेटमेंट है सिंपल, फोर्स विल ऑलवेज बी in the direction of change in momentum। अरे क्लैरिटी है? फोर्स विल ऑलवेज बी इन द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम। अब ये बताओ, सुनो, रुक जाओ, अब थोड़ा ध्यान सुनो। यहां तक पढ़े हो पहले? आज के पहले कभी देखे हो ये सब? देखे हो? नहीं देखे हो? ओ भाई, चलो कोई बात नहीं देखे हो, कोई दिक्कत नहीं। क्या लीनियर मोमेंटम याद रहेगा? क्या है? मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू, और फोर्स क्या है? dp बाई dt। अब ध्यान से सुनना, d बाई dt ऑफ p की जगह क्या m इंटू वी वेक्टर लिख सकते हैं? m इंटू वी वेक्टर, अरे लिख सकते हैं। यस। अभी हमारे समझ के लिए ये भी वेरिएबल है और ये भी वेरिएबल, दोनों वेरिएबल है। तो क्या तुमको याद है d बाई डी एक्स ऑफ, जब u इंटू वी होता था तो हम v को छोड़कर du बाई डी एक्स लिखते थे, फिर u को छोड़कर dv बाई डी एक्स लिखते थे ना। तो जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या v को छोड़कर dm बाई dt लिख दें? अरे लिख दें? यस सर। अच्छा, फिर प्लस m को छोड़ के क्या लिख दें? dv बाई dt। अरे क्लैरिटी है? यस। लिख लो इसको, लिखो जल्दी लिखो, फटाक से पेन चलाओ, फटाक से खत्म करो। लिखे हैं? कहां पर? अरे ये फोर्स है यार, ये फोर्स है, गलती से लिख दें भाई, सॉरी, एफ वेक्टर बनाना था भाई। अब ठीक है ना? हाँ, गुड। लीनियर मोमेंटम क्या? हाँ, दो तरह के मोमेंटम होते हैं, एक लीनियर मोमेंटम होता है और एक एंगुलर मोमेंटम। बात समझे ना? तो जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो टॉर्क देता है। ठीक है। दो तरह के मोशन होते हैं जो एब्सोल्यूट मोशन होते हैं, एक को कहा जाता है ट्रांसलेशनल मोशन और एक को कहा जाता है रोटेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन का कारण होता है फोर्स। क्या होता है? फोर्स, जो किसकी वजह से आता है? लीनियर मोमेंटम के चेंज होने की वजह से। और रोटेशनल मोशन का कारण होता है टॉर्क। क्या होता है? टॉर्क, वो आता है एंगुलर मोमेंटम के चेंज होने की वजह से। क्लियर है ना? अरे चले आगे बढ़े जी। नहीं आया? जल्दी लिखो, जल्दी फट से पेन चलाओ तो सिखाएं तुम लोग को 2-3 चीज छोटी छोटी। कॉन्स्ट्रेंट में किसी को कोई दिक्कत? पक्का ना? हाँ। आज का लेक्चर थोड़ा थ्योरेटिकल है, बट फिर भी अभी न्यूमेरिकल आएगा, तो कल जब आना तो ये सारे थ्योरेटिकल लेक्चर्स अच्छे से पढ़ के आना, मतलब एक बार नोट्स देख के आना, तभी सवाल लगाने में मजा आएगा। हाँ, चले आगे बढ़े भाई, आगे बढ़ जाएं। बोलो भाई, चले मित्र इधर। तो अभी पेन ही चल रहा है, जल्दी लिखो यार तुम लोग यार, हो जा, धीरे धीरे लिखते हो। चलो आओ देखो, ये देखो
बेटा जी बेटा जी बेटा जी बेटा जी बेटा जी ध्यान से सुनिएगा जरा। तो क्या एफ वेक्टर बराबर हम वी वेक्टर डीएम बाई डी टी पढ़े? अरे पढ़े हैं, यस सर। अच्छा, प्लस एम डीवी वेक्टर बाई डी टी पढ़े हैं, यस सर। अभी जो हम फिजिक्स पढ़ेंगे, अभी हम जो फिजिक्स पढ़ेंगे ये मैकेनिक्स है। क्या है? मैकेनिक्स। यहां मास और रफ्तार दोनों एक साथ वेरी नहीं करेंगे। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? ये वो जगह है जहां पर अगर मास वेरी करेगा तो रफ्तार नहीं वेरी करेगी, और रफ्तार वेरी करेगा तो मास नहीं वेरी करेगी। क्लियर है? यस। तो इफ मास इज कांस्टेंट, इफ मास इज कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? अरे हाँ ना तो बोल लो भाई, कितना घटिया रिस्पॉन्स करते हो यार भाई। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो। तो एफ बराबर क्या होगा? एम डीवी बाई डी टी। क्या डीवी बाई डी टी को एक्सलरेशन लिखा जाता है? अरे लिखा जाता है। एफ नेट बराबर क्या है? मास इंटू एक्सलरेशन। तो लिखा गया वेक्टर सम ऑफ, इस लाइन का मतलब समझना, इस लाइन का मतलब है वेक्टर सम ऑफ all the forces, vector sum of all the forces is equal to product of mass and acceleration, mass and acceleration of the object। अरे बात समझे? अरे भैया बात समझे? यस, चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा सर, ध्यान से सुनिएगा। यहां तक यही सब मोटी मोटी बातें हैं, कुछ खास बात है नहीं। अच्छा, अब इसके बाद अगर हम कह दें इफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट, तो क्या करेंगे भैया? क्या डीवी बाई डी टी जीरो हो जाएगा? अरे वेलोसिटी कांस्टेंट हुआ तो डीवी बाई डी टी जीरो, तो क्या फोर्स मिल जाएगा? क्या मिलेगा? वी डी एम बाई डी टी। अरे नहीं आया। फोर्स क्या होगा? वी डी एम बाई डी टी। अब दोनों का छोटा छोटा एग्जाम्पल देखते हैं, दोनों का छोटा छोटा एग्जाम्पल, तो उससे थोड़ा आप ज्यादा रिलेट कर पाएंगे। जैसे देखिए एग्जाम्पल, हम कहें बेटा जी कि ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास है 2 केजी। कितना मास है? 2 केजी। इसका इनिशियल रफ्तार है 5 मीटर पर सेकेंड। कुछ डिस्टेंस चलने के बाद, कुछ डिस्टेंस चलने के बाद इसकी रफ्तार हो जाती है, 2 केजी की रफ्तार हो जाती है 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड। इसमें जो समय लग रहा है ए से बी जाने में, वो लग रहा है 2 सेकेंड। कितना लग रहा है भाई साहब? 2 सेकेंड। तो क्या चेंज हुआ? मास की वेलोसिटी क्या चेंज हुआ? इनिशियल कितना था? 5, फाइनल कितना था? 10। इनिशियल मोमेंटम बता सकते हैं? बता सकते हैं कितना होगा? 10। कितना होगा? 10। कैसे लिखें? मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। चलो भैया, तो मास कितना है? 2, और इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 5। तो पी इनिशियल कितना हो गया? 10। क्या न्यूटन सेकेंड लिख दे? अरे लिख दे, यस सर। पी फाइनल लिख सकते हैं, मास इंटू वी फाइनल। मास कितना है और वी फाइनल कितना है? 10। कितना हो गया? 20 न्यूटन सेकेंड। न्यूटन पर सेकेंड नहीं, न्यूटन सेकेंड। ये जो चेंज हुआ है इसमें समय कितना लगा है? लगा है ना? तो F बराबर क्या हम लिख सकते हैं? एम डीवी बाई डी टी। एम डीवी बाई डी टी। एम डीवी को क्या चेंज ही तो है, क्या V फाइनल माइनस V इनिशियल लिख सकते हैं? पूरा ओपन कर रहा हूं, अभी धीरे धीरे अपने को समझ आ जाएगा। dt को क्या t लिख सकते हैं? अरे नहीं आया। अरे आया जी, यस सर। चल बहुत बढ़िया। तो यहां से अगर तुम देखोगे, यहां से अगर तुम देखोगे तो भैया मास कितना? मास इंटू वी फाइनल माइनस मास इंटू वी इनिशियल डिवाइडेड बाई टी। एम इंटू वी फाइनल कितना निकाले? 20, और इनिशियल कितना है? 10। तो 20 में से 10 जाएगा कितनी देर में? 2 सेकेंड में। तो कितने न्यूटन का फोर्स? 5 न्यूटन। नहीं आया?
आसान है ना? यस सर। अरे क्लियर है? यस सर। ये इसका एक एक्सपेंडेड फॉर्म है। अब आपको अगर समझ आ जाएगा तो आप इस सवाल को एक लाइन के अंदर भी बना सकते हैं, कोई खास बात नहीं। जैसे नोट करेंगे? नोट करें, जल्दी करिए जल्दी करिए जल्दी करिए जल्दी करिए। बहुत ही सिंपल, बहुत ही साधारण लेक्चर है आज का। कल वाले लेक्चर में बहुत मजा आएगा। कल कौन सा दिन है? थर्सडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। अगर सैटरडे और संडे, हाँ बोलो बेटा। हाँ, वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्स। अरे भाई, जब तक अनबैलेंस फोर्स नहीं होगा तब तक एक्सलरेशन आएगा ही नहीं। अनबैलेंस लिखो, बैलेंस बैलेंस लिख ही नहीं सकते ना, वो तो कट गया ना, तो वो नेट फोर्स में आया कहां? समझ रहे हो? नेट फोर्स, अरे भाई क्या एक्सलरेशन जीरो नहीं हो सकता? हो सकता है कि नहीं हो सकता है? और 9वीं 10वीं किताब में लिखा रहता है, परेशान मत हो। कोई भी फोर्स अगर बैलेंस्ड होगा तो अपने आप कट जाएगा नेट फोर्स लिखने में। अब जैसे मान लो हम 10 न्यूटन का फोर्स इधर लगाए हैं और 10 न्यूटन का फोर्स इधर लगाए, वेक्टर सम कितना आ गया? जीरो। एक्सलरेशन कितना? जीरो। हाँ, डेफिनेटली होगा यार, बिना। अरे तो भाई जरूरी नहीं है ना कि मैं इस एक्सप्रेशन में एक्सलरेशन को जीरो ना लिखूं। अभी दो सिचुएशन आएगा डिफाइन करने के लिए। एक होगा इक्विलिब्रियम सिचुएशन और एक होगा अनस्टेबल सिचुएशन। तो इक्विलिब्रियम सिचुएशन में हम क्या लिखते हैं कि ये नेट फोर्स जीरो होगा, इस वजह से एक्सलरेशन क्या होगा? जीरो होगा। अरे बात समझे ना? अगर हम केवल इसको अनबैलेंस्ड फोर्स के लिए डिफाइन करेंगे तो हम कहेंगे कि यहां पर ऑब्जेक्ट का एक्सलरेशन जीरो संभव नहीं होगा। क्लियर है ना? बैलेंस्ड, तुम इतनी बात सुनो कि बैलेंस्ड फोर्स अपने आप ही कट जाएगा। वेक्टर सम में अगर हम 10 न्यूटन इधर लगाए हैं, 10 न्यूटन इधर लगाए हैं, तो कोई एक्सटर्नल फोर्स आया, कोई नेट फोर्स आया, तो नेट फोर्स कितना हो गया? जीरो। तो एक्सलरेशन भी कितना हो गया? जीरो। ऐसे डिफाइन कर, ठीक है ना? अब जब तुम बैलेंस्ड की केवल केवल अनबैलेंस्ड फोर्स कारण बना दिए तो तुम्हारा एक्सलरेशन तुम पहले ही मान बैठे हो कि नॉन जीरो है। एक्सलरेशन तो तब आएगा ना जब हम फोर्सेस का वेक्टर सम करके देखेंगे। अगर जीरो आया तो हम क्या कहेंगे? कैसा फोर्स सिस्टम है? बैलेंस्ड। अगर नॉन जीरो आया तो कैसा कहेंगे? अनबैलेंस्ड। तब ये पूरा प्रॉपरली डिफाइन करता है। मैंने देखा, बहुत जगह देखा है कि यहां फोर्सेस की जगह अनबैलेंस्ड फोर्स लिख देते हैं। करेक्ट भी नहीं है, इनकरेक्ट भी नहीं है। बट अगर हम इस फॉर्मूले की बात करें तो ये फॉर्मूला चाहे बैलेंस्ड फोर्स हो चाहे अनबैलेंस्ड फोर्स हो, सबको जस्टिफाई करता है। क्यों नहीं करेगा? अरे भाई, अगर इधर तुम सोचो ना, इधर कितना लगा? 10। इधर कितना लगा? 10। कितना हुआ? नेट फोर्स कितना आया? जीरो आया। एक्सलरेशन कितना आएगा? जीरो। कैसे पता चला तुमको कि तुम्हारा एक्सलरेशन जीरो है? कैसे पता चला? सोचो, तुमको कैसे पता चलेगा कि तुम्हारा एक्सलरेशन जीरो है? क्योंकि तुम्हारा एफ नेट जीरो आया ना, तो वो तुम यहां रखे हो ना, रखे हो ना। काहे बैलेंस फोर्स को फॉर्मूले की कैटेगरी से बाहर कर रहे हो? अच्छा हाँ भाई, अब तुम सोचो, अब तुम सोचो कि मैंने तुमको 10 फोर्स लगा के दे दिया, तुमको क्या पता कि बॉडी बैलेंस्ड है कि अनबैलेंस्ड है? बोलो। अगर मुझे बैलेंस्ड फोर्स को डिफाइन करना होगा और मैं यहां पर केवल अनबैलेंस्ड फोर्स लिख दिया, तो क्या कभी मैं ये फॉर्मूला यूज करके उसको डिफाइन कर पाऊंगा? खुद सोचो कैसे करूंगा। मैं कह रहा हूं कि अगर बॉडी बैलेंस्ड है, बॉडी के ऊपर सारे फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, तो वो कैसे पता चलेगा? जब हम उन सारे फोर्सेस का क्या करेंगे? वेक्टर सम। अगर वेक्टर सम जीरो आया तो एक्सलरेशन क्या आएगा? जीरो। तो हम कहेंगे कि बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। बात समझे ना? अब सोचो, अगर हम केवल यहां पर अनबैलेंस्ड फोर्स लिख देते तो हम इक्विलिब्रियम को कैसे डिफाइन करते? तो हम ऑलरेडी मान बैठे हैं कि जो फोर्स लग रहा है बॉडी पर वो बैलेंस्ड है। हमको पता है ऑलरेडी कि बॉडी इक्विलिब्रियम में है। कैसे पता? सोचो ना, कॉमन सेंस लगाओ। हाँ, क्या चीज? क्या चीज? नहीं, कैसे बोला रहेगा यार? अच्छा ये बताओ, पहले इक्विलिब्रियम डिफाइन हुआ कि पहले फोर्स डिफाइन हुआ तुम्हारे हिसाब से? पहले फोर्स। तो फिर जब नेट फोर्स को जीरो तुम जस्टिफाई कर पाओगे तभी तो तुम कहोगे कि बॉडी इक्विलिब्रियम में है। बात समझे है ना? हाँ, बैठ जाइए।
कॉन्ट्राडिक्शन मत डालिए। बैलेंस फोर्स अपने आप कटेगा यार, वो कभी कोई एक्सेलरेशन एसोसिएट करेगा ही नहीं। अरे चले, ये क्या हो रहा है यार, ये फ्रॉस्टिंग टाइप हो रहा है यहाँ पे, ये खराब हो रहा है बोर्ड यार ये। है फिर से नया बोर्ड लगा है। मैं कह रहा हूं मेरे घर पे एक बोर्ड लगा दो, लगा ही नहीं रहे, यहां रोज बोर्ड बदल रहे हैं। अरे यहां तक कहानी खत्म हुई? ए भाई छोड़ो यार, छोड़ो, इधर कहानी आगे बढ़े, आगे बढ़े। यस सर, चलो आओ देखो, देखो 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 मित्र, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। एक पाइप है, सुनना ध्यान से, अभी सारे सवाल आएंगे आगे। एक पाइप है, इससे पानी निकल रहा है कांस्टेंट रफ्तार से 2 मीटर पर सेकेंड से, और ये एक ऑब्जेक्ट रखा है, इसका मास है 2 केजी। कितना मास है भाई साहब? 2 केजी। पानी यहां से निकल के टकरा रहा है। अरे क्लैरिटी है? पानी की रफ्तार कितनी है? 2 मीटर पर सेकेंड। पानी इस ब्लॉक से टकरा रहा है, तो क्या ये इस ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगा रहा होगा? अरे लगा रहा होगा। हम कह रहे हैं कि यहां से जो पानी निकल रहा है, इसका निकलने का रेट है 5 किलोग्राम पर सेकेंड। 5 किलोग्राम पर सेकेंड। तो क्या वेरी कर रहा है इसका? मास की वेलोसिटी। क्या वेरी कर रहा है? मास। अरे कंटिन्यूअसली 5 किलोग्राम पर सेकेंड पानी इसको हिट कर रहा है ना, कर रहा है ना। वेलोसिटी चेंज हो रही है पानी की, है ना? तो बोल लो यार, पानी की रफ्तार में कोई चेंज नहीं हो रहा है, मास में चेंज हो रहा है। वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट। वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट। ध्यान से सुनना, वेलोसिटी हो गई कांस्टेंट, तो फोर्स जो लगेगा, क्या वो m इंटू ए लगेगा या v इंटू डीएम बाई डी टी? v इंटू डीएम बाई डी टी। पल्ले पड़ा। वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट। मास क्या है? वेरिएबल। कितना वेरी कर रहा है हर सेकेंड? 5 किलोग्राम पर सेकेंड। तो वेलोसिटी कितना भैया? 2, और डीएम बाई डी टी 5। कितना आया? अच्छा, बचपन में सुने होंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ईच एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर कभी फील करना हो तो पड़ोस वाले खींच के एक थप्पड़ मारना, फिर उसके बाद क्या होगा उसका? ऐसे थोड़ी मारना होता है। वायलेंस नहीं यार प्लीज। इधर देखो, अहिंसा परमो धर्म, महात्मा गांधी गए हैं। हाँ अच्छा, ओ मित्र मित्र मित्र, इधर देखो यार, तुम लोग टाइम पास आदमी हो भाई एकदम से। ये बताओ, ये बताओ, क्या 2 केजी पे 10 न्यूटन का फोर्स लगा? लगा कि नहीं लगा? तो 2 केजी यहीं रुका रहेगा कि आगे जाएगा? रुका रहेगा कि जाएगा? जाएगा ना। कितने एक्सलरेशन से? एक्सलरेशन ऑफ 2 केजी कितना भैया? 10/10 न्यूटन का फोर्स लगा है ना, 10/2। कैसे भाई? कैसे भैया? फोर्स बराबर क्या पढ़े हो? मास इंटू एक्सलरेशन। तो एक्सलरेशन क्या होगा? फोर्स अपॉन मास। फोर्स कितना है? 10। मास कितना है? 2। कितना आया? 5। 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अरे समझ आया? यस। अच्छा चलो, बहुत बढ़िया, बेसिक बेसिक बात समझ आ गई। आइए अब खेलते हम चेंज इन मोमेंटम के अराउंड। ओह 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 लाल, इधर चेंज इन मोमेंटम। ये देखो, मान लो हम तुमसे कहे कि ये एक दीवार है, सुनना सुनना सुनना, ये एक दीवार है, इससे बॉल टकराई 10 मीटर पर सेकेंड से। कितने से टकराई? बॉल कितने से टकराई? 10 से। और टकराने के बाद इसकी रफ्तार हो गई 5 मीटर पर सेकेंड। 5 मीटर पर सेकेंड। इसमें जो समय लगा है टकरा के वापस जाने में, यहां आई, टकराई और टकरा के वापस गई, इसमें जो समय लगा, पहले तो मास मान लो इसका, मैंने कहा कि मास दे दिया 2 केजी। चेंज इन मोमेंटम बताओ, चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी बताओ। 30 कि 10? अरे भाई डेल्टा पी क्या है? पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। अरे है कि नहीं है? डेल्टा पी बराबर पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। क्या ए इनिशियल सिचुएशन था? क्या बी फाइनल सिचुएशन है? अरे है ना? यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। तो पी फाइनल कितना होगा? ऊपर वाली वेलोसिटी पॉजिटिव और नीचे वाली वेलोसिटी नेगेटिव।
तो इसका मास कितना है? अरे सब बोल लो यार, 2। वेलोसिटी कितना है? 5। अरे है कि नहीं है? है कि नहीं है? माइनस इनिशियल मास कितना है? 2। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? +10 की -10, +10 की -10, -10, 2 5 10, 10 दूना 20, कितना है? 30 न्यूटन सेकेंड। 30 न्यूटन सेकेंड डेल्टा पी। ये चेंज इन मोमेंटम का डायरेक्शन किधर है, ऊपर की नीचे? अरे फाइनल मोमेंटम का डायरेक्शन किधर है? ऊपर। इनिशियल का किधर है? नीचे। कौन बड़ा है, फाइनल की इनिशियल? कौन बड़ा है? सोच लो, कौन बड़ा है? कौन बड़ा है? इस बॉडी पे फोर्स किधर लगा है? इस बॉडी, अरे मोमेंटम चेंज हुआ ना, बिना फोर्स के होगा? इस दीवार ने इसके ऊपर कहां फोर्स लगाया है? नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉर्मल रिएक्शन। अरे समझे कि नहीं समझे? चेंज इन मोमेंटम अगर पॉजिटिव आया, चेंज इन मोमेंटम कैसा आया? पॉजिटिव। चेंज इन मोमेंटम कैसा आया? पॉजिटिव। तो फोर्स का डायरेक्शन हमेशा फाइनल मोमेंटम की डायरेक्शन में होगा। अरे नहीं आया। अगर अगर चेंज इन मोमेंटम पॉजिटिव है तो फोर्स का डायरेक्शन फाइनल मोमेंटम की डायरेक्शन में होगा। अरे क्लियर है क्या? अरे क्लियर है? और अगर नेगेटिव है तो इनिशियल मोमेंटम की नहीं, फाइनल मोमेंटम के ऑपोजिट। अरे क्लियर है क्या? अरे क्लियर है क्या? अगर चेंज इन मोमेंटम, बहुत छोटी छोटी बातें लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। चेंज इन मोमेंटम कैसा है? नेगेटिव है। चेंज इन मोमेंटम नेगेटिव है तो फोर्स, चेंज इन मोमेंटम को डेल्टा पी लिख ले, तो फोर्स डेल्टा पी या पी फाइनल लिखो ना, फोर्स पी फाइनल की ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम पिछले सवाल पे आए, देखना पिछले सवाल पे आए, इधर रफ्तार 5 मीटर पर सेकंड थी। अच्छा मान लो यहां 0 हो जाती, कितनी हो जाती? 0। यहां कितनी है? 5। यहां कितनी हो जाती? 0। क्या इनिशियल मोमेंटम ज्यादा होता? फाइनल मोमेंटम 0 होता? तो क्या वैल्यू नेगेटिव आती? तो फोर्स किधर लग रहा होगा? पीछे। तभी तो ये रिटार्ड करेगा। नहीं आया? समझ पा रहे? कंसेप्चुअली समझ पा रहे हैं? तभी पढ़ने पढ़ाने का मजा है भाई साहब, वरना कब ये भारी लगने लग जाएगा पता भी नहीं लगेगा। इस लाइन का मतलब समझ आया? अगर चेंज इन मोमेंटम पॉजिटिव है तो फोर्स किधर लगेगा? फाइनल मोमेंटम की डायरेक्शन में। अगर चेंज इन मोमेंटम नेगेटिव है तो फोर्स किधर लगेगा? फाइनल मोमेंटम की ऑपोजिट डायरेक्शन में। याद रखे रहना, रॉकेट प्रोपल्शन आएगा उसमें पूरा कॉन्सेप्ट यही लगेगा भाई साहब। अगर वहां मोमेंटम देखना कठिन होता है, चेंज इन मोमेंटम का डायरेक्शन देखना कठिन होता है भाई साहब, तो अगर ये लाइन याद रहेगी तो सवाल आसानी से बनेगा। अच्छा, अब एक और टाइम पास सवाल कर लेते हैं, जरा बताना तो। हॉट्स, रुक जाओ बता के जाऊंगा। हॉट्स में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये बताओ, यहां पर एक बॉल है, वो ऐसे आ रही है, टकरा रही है कितने एंगल से? 30 डिग्री से। क्लियर है? और इलास्टिकली टकरा के वापस गई। कैसे टकराई है? इलास्टिक कोलिजन का मतलब समझते हैं? रफ्तार में कोई चेंज नहीं होगा। क्लियर है? हम कह रहे हैं कि जो आने की रफ्तार है, देखिएगा आने की रफ्तार है वो है 10 मीटर पर सेकेंड, तो जाने की भी कितनी होगी? 10 मीटर पर सेकेंड। मास इसका दे रखा है 1 kg।
बताइए चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ? चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ? 10√3। अच्छा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और लगा लेने दो, निकाल लेने दो। व्हाट विल बी द चेंज इन मोमेंटम? व्हाट विल बी द चेंज इन मोमेंटम? पेन चलाओ, पेन चलाओ, काहे खाली बैठे हो यार? सब तुमको पता है। ये बताओ, जब ये टकराएगा, जब ये यहां टकराएगा, तो क्या ये दीवार इस बॉल के ऊपर फोर्स लगाएगी? हाँ ना में जवाब देना भाई। सब सुनो, इधर सुनो, इधर सुनो। जब ये बॉल इससे टकराएगी तो क्या दीवार बॉल के ऊपर फोर्स लगाएगी? किधर लगाएगी? डायरेक्शन बता सकते हो? 1 2 3 4 5 6 7 8, किधर लगाएगी? किधर लगाएगी? अपवर्ड, अपवर्ड, अपवर्ड। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे कैसा फोर्स लगाएगी? अपवर्ड। अरे भाई, इसको बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। क्या बोलते हैं? नॉर्मल रिएक्शन। वो हमेशा कांटेक्ट के परपेंडिकुलर लगता है। कांटेक्ट के परपेंडिकुलर लग गया। तो नॉर्मल जो आया वो एक्स में आया कि वाई में? एक्स में कि वाई में? तो इसकी रफ्तार एक्स में चेंज होगी कि वाई में? नहीं आया? आया। 10 के कितने कंपोनेंट? अरे भाई ये देखो ना, ये 30 है तो क्या ये भी 30 होगा? अरे होगा। 10 का जो कंपोनेंट इधर आएगा कितना होगा? 10 cos 30। इधर कितना होगा? 10 sin 30। अब सेम एज यहां पे देखो, ये 30 है तो ये भी कितना होगा? 30, क्योंकि कोलिजन कैसा है? इलास्टिक। अरे है ना? यस सर। तो ये 30 है तो ये भी कितना होगा? 30। इस 10 के कितने कंपोनेंट? कितने कंपोनेंट? 2। इधर कितना है? 10 sin 30। और इधर कितना गया? 10 cos 30। ये बताओ कौन सी डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज हुई? एक्स में कि वाई में? एक्स में कि वाई में? एक्स में पहले कितना था? 10 sin 30। अभी भी कितना है? 10 sin 30। वाई में कितना था? -10 cos 30। अब कितना हो गया? +10 cos 30। अरे समझ आया कि नहीं आया? मोमेंटम कौन सी डायरेक्शन में चेंज हुआ? एक्स में कि वाई में? एक्स में कि वाई में? तो फोर्स एक्स में आएगा कि वाई में? एक्स में कोई फोर्स नहीं है। फोर्स इन एक्स कितना होगा? 0। क्यों? क्यों? क्योंकि चेंज इन मोमेंटम इन एक्स कितना है? 0। नहीं आया? अरे आया जी, यस सर। फोर्स इन वाई बराबर चेंज इन मोमेंटम इन वाई। मास कितना है? अरे क्लियर है ना? तो पहले चेंज इन मोमेंटम इन वाई निकालो, डेल्टा पी वाई निकालो। भैया मास कितना है? मास को बाहर कर ले, 1 kg। फाइनल रफ्तार कितनी है? 10 cos 30। cos 30 का वैल्यू √3/2। क्या इसको 5√3 लिख सकते हैं? अरे लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पास 5√3 माइनस ये कितना? -10 cos 30। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +5√3। तो कितना हो गया? 10√3 न्यूटन सेकेंड। क्लियर है? ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा इसको बनाने के लिए अगर आप बनाना चाहें तो इसको एक ही लाइन के अंदर बना सकते हैं। और जान रहे हैं ना कैसे बनाएंगे? चलिए सुनिए, देखिए 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 देखिए, आगे बढ़ रहे, सुनिए। अब रुक जाइए, रुक जाइए। अब जो थोड़ा बहुत बचेगा वो लिख लीजिएगा अपने आप से। ये आपके पास एक दीवार है, ठीक है ना? सीधी बन जा भाई, तो अलग ही लेवल का बोर्ड है। ठीक, चलो भाई देखो, यहां पर एक बॉल ऐसे आके टकराती है और यहां से टकरा के बाउंस बैक कर जाती है। क्लियर? जब ये टकरा रही है, ध्यान से सुनना, जब ये टकरा रही है तो ये टकरा रही है 50 मीटर पर सेकेंड से। ये टकराई है वर्टिकल से 30 डिग्री पर और गई भी कितने एंगल पर है? 30 डिग्री पर। यहां पर जो रफ्तार है वो है 50 मीटर पर सेकेंड। चलो एंगल चेंज कर दे, पिछली बार भी 30 था ना, इस बार चेंज करके 60 लिख देते हैं, 37 लिख देते हैं। चलो यहां 37 लिख देते हैं, ये भी 37 लिख देते हैं। ठीक, आपसे बस, अरे टाइम देना पड़ेगा फोर्स के लिए, अभी बस आपसे चेंज इन मोमेंटम पूछा जा रहा है। अगर हम कह रहे हैं कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो आप बताइए मोमेंटम कौन सी एक्सिस में चेंज होगा? एक्स में, वाई में, या दोनों में? एक्स में, वाई में, या दोनों में? अरे भाई ये 37 है ना, यहां देखिए,
ये 37 है तो क्या ये भी 37 होगा? कौन से में चेंज हो रहा है मोमेंटम? एक्स में। वाई में कोई चेंज? वाई में कोई चेंज नहीं हो रहा है। ध्यान सुने ना, अभी इसके बाद तुरंत एक दमदार सवाल आएगा। 50 का एक कंपोनेंट इधर जाएगा 40 और एक कंपोनेंट इधर आएगा 30। अरे आएगा कि नहीं आएगा? सेम एज एक इधर है एक इधर है, अरे है कि नहीं है? अरे ये 37 है तो ये भी क्या 37 होगा? तो इधर कितना आएगा 40, इधर कितना जाएगा 30। एक्स में कोई रफ्तार में चेंज नहीं हुआ, वाई में कोई रफ्तार में चेंज नहीं हुआ। अगर ये 2 kg का ऑब्जेक्ट है तो क्या एक्स में रफ्तार चेंज हुई? पहले कितनी थी 40, बाद में कितनी हो गई -40, या बाद वाले में +40 तो पहले वाले में -40। हमेशा फाइनल मोमेंटम की डायरेक्शन को पॉजिटिव मानेंगे, हमेशा फाइनल मोमेंटम की डायरेक्शन को पॉजिटिव मानेंगे, उसे फायदा हो जाता है बस। तो ये बताओ क्या डेल्टा पी लिख सकते हो? एक्स में नॉन जीरो है कि वाई में? किस में नॉन जीरो है? किस में नॉन जीरो है? एक्स में। डेल्टा पी इन वाई कितना है? 0। डेल्टा पी इन एक्स मास इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। कौन सी एक्सिस में? एक्स एक्स। मास कितना है? 2। फाइनल कितना है? 40। इनिशियल कितना है? +40 की -40। अरे कटेगा। हाँ तो मिल मिल के कितना हो गया? +40 40 80 दूना 160 न्यूटन सेकंड। अरे क्लैरिटी है? यस। अच्छा एक बात और सुनिएगा, एक बात और सुनिएगा ध्यान से, सोच समझ के आंसर करिएगा, ऐसे हवाबाजी में नहीं, सोच समझ के आंसर करेंगे। यहां से एक बॉल आई, ये टकराई और यहां गई, आई है 30 डिग्री से। कितने से भाई साहब? 30 डिग्री। कितने से? 30 डिग्री। गई भी कितने से? 30 डिग्री से। अरे क्लैरिटी है? जब टकराई है यहां पर तो रफ्तार है 20 मीटर पर सेकेंड, और टकराने के बाद रफ्तार है 15 मीटर पर सेकेंड। मोमेंटम कौन सी डायरेक्शन में चेंज हुआ? एक्स में, वाई में, या दोनों में? एक्स में, वाई में, या दोनों में? अरे दोनों में हुआ ना। लेकिन दीवार तो फोर्स बस कहां लगा सकती है? अरे एक्स में कि वाई में? तो हुआ कैसे होगा? हुआ कैसे होगा ये? अरे भाई ये कांस्टेंट सीधी आ रही है तो ग्रेविटी ऑब्वियस सी बात है इंक्लूडेड नहीं है। हुआ कैसे होगा? सोचो 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 सोचो। एक ही फोर्स आ सकता है इस दीवार से, वो है नॉर्मल रिएक्शन। वो आएगा कांटेक्ट के परपेंडिकुलर, वो आएगा कौन सी एक्सिस में? कौन सी एक्सिस में? एक्स एक्सिस में। तो मोमेंटम वाई का कैसे चेंज हुआ? हाँ इलास्टिक कोलिजन नहीं होगा इस वजह से, इन इलास्टिक कोलिजन है इस वजह से। सोच लो। आंसर सही नहीं है, वैसे आंसर सही नहीं है। इलास्टिक कोलिजन होते हुए भी, इलास्टिक कोलिजन होते हुए भी रफ्तार चेंज हो सकती है। अरे बात समझे हैं? जानते हैं क्या? जब ये इस पर टकराएगा तो क्या नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा? अरे आएगा कि लगाएगा कि नहीं लगाएगा? अगर ये सरफेस रफ हो गई, कैसी हो गई? रफ, क्या फ्रिक्शन आएगा? कल इसी पे सारा गेम होगा कल की क्लास में, और रोटेशन तो इसी पे चलता ही है। बॉलर को इन स्विंग और आउट स्विंग करते देखे हैं कभी? ऐसे ही करता है, समझे ना? कभी रिवर्स स्विंग का नाम सुने हैं? टेस्ट मैच में जनरली होता है लाल वाली बॉल से, उसको रगड़ के एक तरफ से शाइन मेंटेन किया जाता है, एक ही तरफ मेंटेन करते हैं। तो उधर क्या होता है, एक तो वो स्मूथ हो जाती है, एक तो बर्नौलीज लगता है वहां पे, और दूसरा लगता है कि उधर का रगड़ते रगड़ते वेट कम हो जाता है। अरे बात समझे ना? तो एक साइड हल्की हो जाती है बॉल और एक साइड थोड़ी भारी रहती है। अब सेम बॉलर अगर बॉल साइनी साइड इधर रखेगा तो गिरने के बाद अंदर जाएगी। अरे बात समझे? और साइनी साइड पलट देगा, वही गिरने के बाद बाहर चली जाएगी। इसको बोलते हैं रिवर्स स्विंग। वो इसी कॉन्सेप्ट पर काम करता है। मैं आपको दिखाऊंगा। कभी आप घर जाइएगा, कुद्दू बॉल जानते हैं? कुद्दू बॉल, क्रेजी बॉल जिसको बोलते हैं,
उसको ऐसे हाथ में रखिएगा और ऐसे जैसे लट्टू घुमाते हैं ना, वैसे घुमा के छोड़िएगा, देखिएगा वो प्रोजेक्टाइल मोशन करेगी, वो ऐसा मोशन करेगी, ऐसा मोशन परफॉर्म करेगी। बात समझे है ना? ये मोशन कराने के पीछे कारण है कि जब ये ऐसे घूमता हुआ गिरता है तो फ्रिक्शन इधर लग जाता है, और जब ये इधर ऐसे घूमता हुआ गिरता है तो फ्रिक्शन इधर लग जाता है, और वो फ्रिक्शन उसको एक्स में रफ्तार देने का काम करता है। यहां से हम धीरे 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 अपनी फिजिक्स ऊपर उठाएंगे। आज की फिजिक्स बहुत सिंपल थी, बहुत आसान थी, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आई होगी। अब हॉट्स वाला सवाल देख लीजिए। कितना टाइम हुआ? 10:07, 10:08, 10:09। अरे कोई बात नहीं, 1 मिनट का क्वेश्चन है। देखो, देख लो देख लो देख लो देख लो। यहां पर एक बॉल है, यहां पर एक ब्लॉक है, इधर इसका मास है, और अरे इसका एक्सलरेशन कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अरे है कि नहीं है? अरे है ना? यस सर, 5 था ना? वेलोसिटी था, चलो कोई वेलोसिटी थे, कोई दिक्कत नहीं। ये बताओ, अगर मैं इसी पर बैठ जाऊं, बैठ जाऊं, अगर मैं इस पर बैठ जाऊं तो ये बताओ, यहां टेंशन ऐसे लगेगा और यहां टेंशन ऐसे लगेगा? अरे लगेगा। यस सर। अब सुनना, जब मैं इस पे बैठ गया तो क्या ये दीवार मेरी तरफ आ रही है? अरे आ रही है, कितनी रफ्तार से? 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड से। ध्यान से सुनना, ये एंगल कितना था? 30 डिग्री, 37, जो भी रहे, 37 थीटा मान लेते हैं आप। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो यहां पर क्या मैं v इंटू टी लिखूंगा? अरे 5 इंटू टी लिखूंगा। यस सर। ये कहां जा रहा है? नीचे। कितनी रफ्तार से? v से। टी किधर लग रहा है? ऊपर लग रहा है। तो क्या माइनस टीवी लिखोगे? बराबर कितना? 0। v बराबर कितना? 5। अरे समझ पाए? यस सर। अब इसका दो एक्सलरेशन है, एक इधर कितना है? 5, और एक वेलोसिटी है, एक इधर कितना है? 5। ये पूरा एंगल कितना है? 90 प्लस थीटा। क्या रिजल्टेंट निकाल सकते हैं? दिस विल बी द वेलोसिटी। अरे पल्ले पड़ा। हाँ, सब समझा के भेजे थे भाई। चलिए, तो बहुत बढ़िया, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको न्यूटन लॉज ऑफ मोशन समझ आ रहा होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रहे तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, और अपन जो अपना टेलीग्राम वाला चैनल है, डायरेक्ट फिजिक्स वाला, उसमें किसी भी मैसेज के नीचे या किसी भी उसके नीचे, जैसे मान लीजिए अभी मैंने आपको एक शीट भेजी थी, उसमें उसमें भी भेजी थी, अपने ग्रुप पे भी भेजी थी, तो उसके अंदर आप कमेंट का ऑप्शन है आपके पास, उसको टैप करेंगे, वहां कुछ भी कमेंट डाल देंगे, मैं जरूर रीड करूंगा उसको। ठीक है ना? आपके पास व्हाट्सएप नंबर है, आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पे चाहे टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, जैसे भी हो, जहां भी हो, पूछ पाछ के पढ़ सकते हैं। रहने दें, रहने दें। अबे तो कल लगा के आओगे तुम ना, तो मुझे लगाने में मजा नहीं आएगा। चलो थोड़ा रहने दे रहे हैं, थोड़ा रहने दे रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा रहने दिए, आज जो पढ़ाए उसके हिसाब का रहने दिए। चलो, मिलते हैं अगली क्लास में। हाँ,